Assalamualaikum, good morning. Assalamualaikum, good morning everybody. Welcome to Jio Pakistan with Huma and Abdullah. और जो आज के दिन दिवाली मना रहा है उनको हैप्पी दिवाली और सर्टनली उनको बहुत ढेरों मुबारकबाद। और किस तरह से रात से ही सेलिब्रेशंस का आगाज़ किया गया कराची और इंटीरियर सिंध के मुख्तलिफ आई डू नॉट लाइक द टर्म इंटीरियर, वैसे इट शुड ऑलवेज बी सिंध। सो सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में किस तरह से सेलिब्रेट पर्टिकुलरली किया गया है, ये है कराची के मनाज़िर। अच्छा, दिवाली पे हमें पता है पटाखे तो फोड़ते हैं और फुलझड़ियाँ लाइट्स होता है ना, हाँ, लेकिन क्या रंगोली वगैरह भी दिवाली पे बनाते हैं? क्योंकि हमें यहाँ कुछ फर्श पर बनी हुई नजर आ रही थी। खैर, यू नो, आई हैड अ चांस टू गो टू अटेंड वन ऑफ द दिवालीज इन कराची। एक मंदिर में जाके मैंने सारा देखा, एक्सपीरियंस किया और बड़ा ही ज़बरदस्त फेस्टिव माहौल होता है और लोग बहुत खुश होते हैं। मुझे अभी अजीब सी बात है, वैसे मुझे आज तक कोई इनविटेशन आई नहीं है दिवाली की, एंड आई वुड लव टू बी इनवाइटेड। ये बाय द वे जैकबाबाद। अच्छा जी, ये जैकबाबाद है। ये तो जरा दिए भी चल रहे हैं ना, और बहुत ही लाइट है ना, सोफिस्टिकेटेड है। क्योंकि लेकिन जहाँ मैं गया था ना, वहाँ पे वो माचिस बम फोड़ रहे थे सारे बच्चे मिलकर। तो वो पटाखे हो गए ना, वो अनार जो होते हैं, वो सारी चीजें तो जरा ठीक ठाक जोरदार वाले पटाखे थे। पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन भी होती है। सो हैप्पी दिवाली टू एवरीबॉडी सेलिब्रेट और सेलिब्रेट करें। इसके अलावा बहुत सारी बातें, आई होप आप लोग कुछ रिलीफ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म ने जो रिलीफ पैकेज, अच्छा रिलीफ पैकेज के रिलीफ आप बात कर रहे हैं। इतनी बातें हैं ना शुरू में करनी होती हैं, जैसे कि वैसे तो ये कह के हम आगे निकल जाते हैं, इस पर मजीद बात कर लेंगे अगर किसी का मूड हुआ। इंडिया अफगानिस्तान का मैच देखिए। हाँ, बड़ा ही कैलकुलेटेड विन थी अफगानिस्तान के मुकाबले में इंडिया की, और सोशल मीडिया पे इस पर बहुत से इंटरेस्टिंग तबसरे भी किए जा रहे हैं, वो आपको पता ही है। लेकिन हम जरा उस मैच की सोशल मीडिया तो आपको पता है ना कि मतलब कोई चीज़ छोड़ते नहीं है, तो वहाँ तो बहुत सी बातें हम उस मैच की तफसील और कुछ मीम्स जो इस हवाले से बने, बिकॉज वी आर द मीम किंग्स। पाकिस्तानीज सोनली, ओनली पाकिस्तानीज। हमसे बेहतर मीम्स कोई नहीं बनाता। अच्छा, लेकिन ह्यूमर का एक लेवल होना चाहिए ना टू डू दैट। मतलब कोई बोरिंग मीम्स भी होती हैं ऐसी कोई ठुस किस्म की, हम तो बहुत एक लेवल पे हैं, हमारा तो एक लेवल ही कुछ और है। वील शो यू सम एज वेल लेटर इन द शो। तो अच्छा जी, एक चीज़ मैंने बतानी है। जो कोरोना की वजह से अमवात हैं वो दोबारा से ज़रा बड़ी हुई नज़र आ रही हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में 19 अफराद इंतकाल कर गए हैं कोरोना वबा के बायस। 580 अफराद में इस वायरस की तस्दीक हुई है। पॉजिटिविटी रेट अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी कम है, लेकिन ज़्यादातर लोग वही इसमें इंतकाल हो रहा है उनका जो वैक्सीनेटेड नहीं है। 1.32 इज द पॉजिटिविटी रेट। और प्लीज गेट योरसेल्फ दिस मुफ्त टीका। ये मुफ्त टीका जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से आपको लगाया जा रहा है, हिफाजती टीका, ये आप लगवा लीजिए। अगर आपके जहन में कोई गलत बातें फीड कर रहा है, डाल रहा है, ये सब बेबुनियाद प्रोपेगेंडा है, ये गलत इन्फॉर्मेशन है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये आपकी हिफाजत करेगा टीका। और दूसरा, मैं हमेशा कहती हूँ, अब तो इतना टाइम गुजर चुका है, इतनी वैक्सीनेशंस आ चुकी हैं, वैक्सीन्स रादर आ चुकी हैं कि खुद ही स्टडी कर लें, पढ़ लें, पूरा PhD कर लें इफ़ यू वांट टू। नहीं, वो नहीं। एंड एग्जैक्ट मतलब फैसला करने से पहले आंखें खोलें और देखें कि फैसला सही है कि नहीं है। बाय द वे, ये कोविड के हम फिगर्स बता रहे हैं, तो नए केसेस भी आपको बताते हैं, पॉजिटिविटी रेट भी बताते हैं, लेकिन इस वक्त भी मुल्क में देर आर पीपल, कोई 1200 से ज़्यादा लोग हैं जो क्रिटिकल कंडीशन में हैं बिकॉज ऑफ कोविड। तो कोविड से अगर वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे तो वो क्रिटिकल स्टेज तक आप पहुंच जाएंगे। वैक्सीनेशन करवाएंगे तो इंशाल्लाह सिर्फ वो फ्लू टाइप सिम्टम्स ही होंगे और उसके बाद कुछ दिनों में आप ठीक हो जाएंगे। ये फ़र्क है। अच्छा, मुझे लगता है आज बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हम बात करेंगे, लेकिन दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ टुडे दैट आई फील। ये पर्टिकुलरली स्कूल में बच्चों का बुली होना और उस पे उनकी ज़िंदगी पे पड़ने वाले असरात पे हम रोशनी डालेंगे। हाँ, बड़े फार साइटेड और लॉन्ग स्ट्रेच्ड असरात होते हैं। और कौन शख्स है वैसे, आई हैव बीन बुलिड इन स्कूल, यू हैव बीन बुलिड इन स्कूल, मोस्ट ऑफ अस हैव स्टोरीज, और इट्स हाई टाइम कि हम उन स्टोरीज़ को एक दूसरे से शेयर करें, अपने आने वाली नस्ल को बताएं, बिकॉज इनफ इज़ इनफ। और पहले जिन चीज़ों के बारे में बात नहीं होती थी, अगर आप किसी सेट क्राइटेरिया ऑफ सोसाइटी में फ़िट नहीं आ रहे हैं, या अगर फ़िट आ भी रहे हैं तो भी बिला वजह आप बुली हो रहे हैं, इसके बड़े मुज़िर और बहुत ही बुरे असरात होते हैं। वी गोना बी टॉकिंग अबाउट दैट। इसकी कोई पॉजिटिव्स नहीं है, तो लिहाजा वी विल टॉक इन डिटेल अबाउट दैट। लेकिन लेट अस टॉक अबाउट क्रिकेट एंड गेट इट आउट ऑफ द वे, क्योंकि हमने नहीं खेला ना तो हम बार बार नहीं आएंगे। लेकिन अभी बात कर लेते हैं। तो जी, इंडिया ने आखिरकार अफगानिस्तान को 66 रन्स के बड़े मार्जिन से शिकस्त देकर जो है इवेंट में पहली जीत हुई ना इनकी, एग्जैक्टली वही हासिल कर लिया है। 65 चाहिए, 65 से जीतना था, और कितना कैलकुलेटेड मैच था ना टू इम्प्रूव देयर रन रेट।
कि 66 से ही जीत गए। मतलब मुनासिब, इसको कहते हैं बिल्कुल मुनासिब। कोई 2-4 अभी कमेंटेटर ने कहा ही था कि 65 से जीतना चाहिए और उसके बाद सुन लिया, ऐसा लग रहा था ग्राउंड में मौजूद लोगों ने। अच्छा जी, सुपर 12 मरहले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया तो भारतीय बल्लेबाजों ने अफगान बॉलर्स की दुर्गत बना डाली। मतलब ऐसा था कि एक शॉकिंग सीन लग रहा था कि ये कौन सी टीम आ गई है खेलने। दोनों टीमों की साइडों से यही लग रहा था ये टीम्स क्या हैं। इनिंग्स के आगाज में भारतीय ओपनर्स ने शुरू से ही जोरदार बैटिंग की और पहले 10 ओवर्स में कोई विकेट गिरने ना दी। सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पर भारतीय बल्लेबाजों ने 210 रन जो है उसका हदफ जो है सेट कर दिया फॉर अफगानिस्तान, जो अब तक का बाय द वे सबसे बड़ा स्कोर है T20 का वर्ल्ड कप का। और जवाब में अफगानिस्तान के बल्लेबाज हदफ के करीब भी नहीं पहुंच सके। 7 विकेटों के नुकसान पर 144 रन बना पाए। कैच ड्रॉप हुए, खराब फील्डिंग थी, शर्मनाक शिकस्त पर क्रिकेट शायकीन ने सोशल मीडिया पर मैच को ही फिक्स करार दे डाला। मैच के दौरान ही मीम्स और फिक्स्ड मैच का हैशटैग ट्रेंड करने लगा। अफगानिस्तान की मायूस कुन परफॉर्मेंस पर शायकीन क्रिकेट और मुबस्सिरीन भी हैरान है। वफाकी वजीर अली जैदी को भी तशवीश है। कहा अफगानिस्तान के सारे बल्लेबाज जारहाना खेलते हैं, उनके स्पिनर्स वर्ल्ड क्लास हैं, इंडीड वर्ल्ड क्लास हैं। राशिद को खेलना आसान है, मतलब हमारे बाबर और रिजवान और इतने एक्सपीरियंस लोग भी नहीं खेल पा रहे थे उन्हें। ही इज द टॉप इन द वर्ल्ड एज फार एज स्पिनर्स आर कंसर्न्ड। समझ नहीं आई कि अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला क्यों नहीं किया। भारत से एक तरफा मुकाबले में हारने के बाद भी अफगानिस्तान पॉइंट्स टेबल पर 4 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद है, क्योंकि तीसरे नंबर पर मौजूद न्यूजीलैंड से अफगानिस्तान का रन रेट अब भी ज्यादा है। और भारत पहला मैच जीतकर 2 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर आ गया है। लेकिन सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को अपने अगले 2 मैचेस भी जीतने होंगे और वो भी ठीक ठाक मार्जिन से जीतने होंगे। और न्यूजीलैंड भी अपने मैचेस जीतता है तो क्या कैलकुलेशन बनती है, लेट्स सी क्या होता है। वैसे डू यू थिंक इंडिया वुड मेक इट टू द सेमीफाइनल? यू नेवर नो। वैसे तो ऑफ कोर्स यू नो एज दे यूज्ड टू से, अभी भी कहते हैं कि क्रिकेट इज अ गेम ऑफ चांस। सो लेट्स सी एंड लेट्स नॉट फॉरगेट कि 92 के वर्ल्ड कप में जिसका बड़ा जिक्र होता है, वी वर द लीस्ट फेवरेट्स, वी वर नोवेयर इन साइट और हमने भी बड़ा जीरो से इफ्स एंड बट्स पे आए थे। एग्जैक्टली ऊपर तक गए थे। तो इट वुडंट बी, मतलब ये चीज़ें हो जाती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा जी, ये वो मीम्स वाली बातें जो हमने कहा था ना आपको दिखाएंगे, वो हम जरा बाद में दिखाएंगे बिकॉज इस वक्त हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर और स्टार स्पिनर मैं कहूँगी मुश्ताक अहमद साहब ने। अच्छा, आपसे सबसे पहले तो हम यही बड़े तबसरे हम कर रहे हैं, बड़ी स्पेकुलेशंस हो रही हैं, हम खासतौर पे सोशल मीडिया पे तो एक अपनी ही एक मंतक चल रही होती है। तो आपसे सबसे पहले पूछेंगे कि अफगानिस्तान और इंडिया के मैच को अब किस तरह देखते हैं। सोशल मीडिया पर तो हमने देखा, ये बता रहे हैं आपको कि मैच फिक्सिंग का एक्चुअली टू बी वेरी स्पेसिफिक एक शोर मचा हुआ था। क्या आपको मायूसी हुई अफगानिस्तान ने जैसा खेला है कल? जी, ये बाकी चीज़ों तो मैं उस पर डिस्कस नहीं करना चाहता। मैं तो ग्राउंड की रियलिटी बात कर सकता हूँ। डेफिनेटली अफगानिस्तान की जो एबिलिटी थी, जितने भी हम बैठे हुए एक्सपर्ट थे वो सारे रेट कर रहे थे। और इसमें आपने देखा कि मैच में स्कॉटलैंड ने न्यूजीलैंड को टफ टाइम दिया। न्यूजीलैंड बहुत अच्छी टीम है, उसको बस 15-16 रन से वो जीती है। अफगानिस्तान की टीम ऐसी नहीं थी कि इतनी आसानी से ये मैच इतना आराम से इंडिया जीत जाती। कैप्टनसी अच्छी नहीं हुई। मुझे जो ग्राउंड रियलिटी नज़र आ रही है, कप्तानी अच्छी नहीं की नबी ने। 1 ओवर खुद किया, 7 रन दिए, फिर उसके बाद खुद नहीं ओवर किया। जो लेफ्ट आर्म स्पिनर उन्होंने खिलाया था उसको 1 ओवर करने के 1 ओवर जब मार पड़ जाती है तो फिर आपका मतलब ये नहीं कि उसको लेके नहीं आना, उसको फिर लेके आना चाहिए था। और इनको सिलेक्शन में भी इन्होंने थोड़ी सी गलती की कि इनका मिस्ट्री स्पिनर जाहिर खान, मैं क्योंकि फ्रेंचाइज लीग दुनिया में करता हूँ, जाके कोचिंग करता हूँ, तो वहाँ का वो बड़ा मशहूर है, वो बड़ा डिसेप्टेड है, उसको नहीं खिलाया। मुजीबुर रहमान इनका इंजर्ड था। तो आई थिंक ओवरऑल कैप्टनसी अच्छी नहीं की। जो 20 से 25 रन इन्होंने ज़्यादा करवा दिए। उसके अदर हैंड देखा जाए तो इन्होंने बैटिंग वैसी नहीं की जितनी अच्छी कंडीशन थी। बैटिंग फ्रेंडली पिचेस थी और बॉलिंग इंडिया की इतनी तगड़ी नहीं है कि आप उनको के खिलाफ इतना खेल नहीं सकते, क्योंकि ये सारे जितने भी अफगानिस्तान के प्लेयर हैं सारे बड़े मजे हुए प्लेयर हैं। ये सारी दुनिया में जाके लीगें खेलते हैं। तो ये ऐसी टीम नहीं थी कि 144 पे आउट हो जाती है इंडिया के खिलाफ। अच्छा मुश्ताक भाई, आपने तो और ज़्यादा सवालात उठा दिए। सवालात उठा भी दिए, लेकिन बहुत सी चीज़ें जो हो रही थी कि और हम भी सोच रहे थे ये किस तरह हो रहे हैं। जैसे कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मैच, मतलब जिस तरह इंडिया रन्स बना रहा था, एज ए फील्ड में फील्डर्स है ही नहीं। ऑनेस्टली एंड में तो पिछले लास्ट जो 3-4 ओवर से उसमें ये लगना स्टार्ट हो गया था कि देयर इज नोबडी एल्स इन द स्टेडियम। लिटरली वो मजे का खेल से सूरत हाल बनती चली जा रही थी। वो भी हो रहा था कि चौका रोकने की कोशिश में खुद ही हाथ से चौका हो रहा है, रोक भी रहे हैं और जाने भी। चलो उधर चले जाओ थोड़ा सा बॉल को बाउंड्री की तरफ। अच्छा जी, अब ये बताइएगा मुश्ताक भाई कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह सेमीफाइनल में पहुंच गया है, ग्रुप में अब भी टॉप पर हैं। आपके ख्याल में हमारा मैच किससे पड़ेगा सेमीफाइनल में, ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका?
बड़ा कॉन्फिडेंट क्रिकेट खेल रहा है, बड़े कॉन्फिडेंस लेवल के उसकी गेम चल रही है। आई थिंक पाकिस्तान को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो जब आपका मोमेंटम बना होता है तो आपने ऑपोजिशन के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना होता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जब जितना भी मेगा इवेंट्स होते हैं, जब आपका मोमेंटम बन जाता है तो आपने एक दो चीज़ों का ख्याल रखना, अपनी चीज़ों के ऊपर फोकस ज़्यादा रखना है। एंड ओबियसली यू हैव टू वेट कि जी अभी साउथ अफ्रीका आएगी, ऑस्ट्रेलिया आएगी, वहाँ से कौन सी टीम ऐसी क्वालिफाई करेगी। तो आई थिंक उनको जेन में रख के बंदे को ज़रूर प्रिपेयर करना चाहिए, मगर ज़्यादातर अपनी चीज़ों के ऊपर फोकस रखना चाहिए। अगर आप ज़्यादा फोकस ऑपोजिशन पे करते हैं तो कई दफ़ा आप अपने प्रोसेस को भूल जाते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को भूल जाते हैं। तो मेरा तो पैगाम यही होगा पाकिस्तान टीम को, जिस तरह वो खेल रहे हैं, कोई भी टीम पाकिस्तान के सामने आएगी इंशाल्लाह पाकिस्तान उसको जीतेगी। ऑलराइट, बहुत कोई भी टीम आए इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगी। ये है जनाब आपका तज्जिया और यही है हमारी दुआ। और अभी भी यही होना चाहिए। आई थिंक वी आर ऑन अ रोल राइट नाउ एंड वी शुड टोटली इंशाल्लाह स्टिक विद इट। क्या कर रहे हैं आप? पता नहीं चल नहीं रहा। अच्छा जी, बहुत सी और बातें भी करनी है और हमने वो मीम्स का आपसे वादा किया हुआ है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा ख्याल है रिलीफ पैकेज की ज़रूर बात हो जाए, बिकॉज पीपल रियली वांट टू नो मोर अबाउट दैट। जी, आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल कौम से खिताब में 120 अरब रुपए के बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया है। आटा, दाल, घी 6 माह तक 2 करोड़ गरीब खानदानों को सस्ती मिलेगी, जिस पर हुकूमत 30% सब्सिडी देगी। तो ये बहुत बड़ी बात है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि 40 लाख खानदान जो हैं वो बिला सूद कर्ज ले सकेंगे। सुनिए जरा। पैकेज है 2 करोड़ खानदानों के लिए। 3 खाने पीने की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, घी, आटा और दाल। आप दुकान में जाके इस पे 30% आपको डिस्काउंट मिलेगा। हम 30% सब्सिडी दे रहे हैं गवर्नमेंट, और ये 120 अरब रुपए की सब्सिडी है। और ये इंशाल्लाह अगले 6 महीने तक है, ताकि ये जब मुश्किल वक्त निकल जाए। 40 लाख खानदानों के लिए हमने ये सूद के बगैर कर्जों का प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। आप अपना घर बना सकेंगे सूद के बगैर कर्जे लेके। 60 लाख स्कॉलरशिप्स और स्कूल स्टाइपेंड्स, ये कभी इस मुल्क की तारीख में कभी किसी गवर्नमेंट ने नहीं दिया। मार्च तक सारे पंजाब के खानदानों के पास हेल्थ कार्ड आ जाएगा। वज़ीर आज़म ने खिताब में ये भी बता दिया कि रिलीफ पैकेज अपनी जगह, लेकिन पेट्रोल की कीमतें मज़ीद बढ़ानी पड़ेंगी। वज़ीर आज़म ने भी दीगर कई वज़रा के यहाँ दावा किया है कि पाकिस्तान में अब भी कई मुल्कों से पेट्रोल सस्ता मिल रहा है। साथ ही सर्दियों में गैस के बड़े बहरान से भी कौम को बता दिया कि सर्दियाँ आने वाली हैं, बहरान आएगा। मैं आज आपको कह रहा हूँ कि हमें पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर पेट्रोल नहीं बढ़ाते तो हमारा खसारा बढ़ता जा रहा है, और खसारा आगे बोझ पड़ा हुआ है हमारे कर्जों के ऊपर जिनका सूद देना पड़ता है। तो हमें थोड़ा पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी, मैं आज आपको कह रहा हूं। लेकिन अभी भी हिंदुस्तान से ज़रा सिर्फ मुकाबला कर लें कि 250 रुपए लीटर आज हिंदुस्तान में पेट्रोल बिक रहा है और बांग्लादेश में 200 रुपए लीटर। तो आप ज़रा खुद ही मुकाबला कर लें कि पाकिस्तान में आज 138 रुपए का बिक रहा है। अभी सर्दियाँ आ रही है और हमें गैस का मसला आने वाला है। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग बात है। वज़ीर आज़म ने खित्ते में सबसे सस्ते पेट्रोल का दावा करके तस्वीर का एक रुख दिखाया है, लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि पाकिस्तान की फ़ी कस आमदनी भारत और बांग्लादेश से कम है। ज़्यादा क़ुव्वत ख़रीद होने की वजह से भारत और बांग्लादेश महंगा पेट्रोल भी अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये बड़ा एक मेजर डिफरेंस है जो कि स्टेट करना चाहिए था। वज़ीर आज़म ने महंगाई को भी आलमी मसला करार दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि पाकिस्तान में महंगाई की शरह इस खित्ते में सबसे ज़्यादा यानी 8.98% है, जो कि भारत में ये भी आपको बता दें 5.5% और बांग्लादेश में 5.6% है। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर भी ऑपोजिशन को आड़े हाथों लिया और क्या कहा उन्होंने, सुन लीजिए जरा। और जो ऑपोजिशन सड़कों पर निकली हुई है कि जी बहुत महंगाई हो गई, तो मेरी सिर्फ 2 बड़े ख़ानदानों से एक रिक्वेस्ट है। मैं आपसे बल्कि रिक्वेस्ट करता हूं कि 30 साल में जो आप 2 खानदानों ने पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गए हैं, आधा भी आप पैसा पाकिस्तान ले आए। मैं आपसे अपनी कौम से वादा करता हूं, सारे खाने पीने की चीज़ों की कीमतें मैं आधी कर दूंगा। यहाँ पे रिलीफ पैकेज जरा कॉमिक रिलीफ लगना शुरू हो गया। गुड वन, आगे भी चलते हैं। मतलब कि आई एम श्योर इफ़ यू स्टिल वांट टू बिलीव कि ये कर देंगे वो कर देंगे, सारी बातें तो आप साल हर साल से शुरू से सुनते ही आए हैं। लेकिन ये जिम्मेदारी भी वज़ीर आज़म ने खुद ली थी ना। आपको याद होगा कि उन्होंने लूटी हुई दौलत मुल्क में वापस लेके आनी है
और एहतसाब का कड़ा निज़ाम लाना है। खैर, वज़ीर आज़म के खिताब पर अपोजिशन का भी रद्द अमल देखने में आ रहा है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का कहना है कि इमरान खान ने लॉलीपॉप दे दिया है। 3 साल में गैस की कीमत में 300% इजाफा करके 30% रिलीफ की बात मजाक है। खान साहब का रिलीफ पैकेज नहीं, लॉलीपॉप पैकेज का आज ऐलान हुआ है। 3 साल में इन्होंने घी की कीमत में 110% का इजाफा किया है। बिजली की कीमत में 60% इजाफा हुआ है। चीनी की कीमत में 80% इजाफा हुआ है। 30% रिलीफ वो भी चंद हजार खानदानों को देंगे। और साथ ही आपको बताएं कि तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का कहना है कि ये रिलीफ नहीं तकलीफ पैकेज है। और लीगी रहनुमा परवेज रशीद ने भारत में पेट्रोल की कीमत बताई और कहा न्यू दिल्ली में आज पेट्रोल 110 रुपये 4 पैसे और कोलकाता में 110 रुपये 49 पैसे, मुंबई में 115 रुपये 85 पैसे। और ये सारा उन्होंने रेट एक समझें कि रेट कार्ड आपके सामने रख दिया गुज़श्ता रोज़ की। बिल्कुल। और ये भी बताएं आपको कि पीटीएम के तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान में महंगाई की वजह कोविड जो है वो 19 नहीं बल्कि कोविड-18 है जो कौम पर मुसल्लत है। मुझसे ये कहा ही नहीं जा रहा था कि उन्होंने बड़ा पीछे करके जोड़ा। कभी कभार 18 में इलेक्शन हुए थे ना, इसका कॉन्टेक्स्ट कभी वो जो कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं ना वो भी इंटरेस्टिंग होता है, मीम मटीरियल। खैर ये तो बड़ी फिर गलत बात हो गई ना कि अगर वज़ीर आज़म भारत में पेट्रोल की एक कीमत कोट कर रहे हैं और उसके बाद भारतीय रुपए में शायद वो पाकिस्तानी कहना है कि ये शायद वो पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट करके कह रहे थे बिकॉज हमारी रुपी टू डॉलर पैरिटी इतनी ज़्यादा है। मे बी आई डोंट नो। खैर हम जरा मौशी तज्जिया कार फरहान बुखारी साहब से पूछ लेते हैं बिकॉज ही इज़ एन एक्सपर्ट। अब बुखारी साहब थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। 120 अरब रुपए का पैकेज आ गया है, मुख्तलिफ बातें हो रही हैं, हुकूमत तारीफ की मुस्तहिक है या फिर तनकीद कर रहे हैं जो एक्सपर्ट्स हैं इस मामले पे। क्या गरीब की ज़िंदगी पर फ़र्क पड़ेगा इससे? जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल नहीं पड़ेगा और इसके कई पहलू हैं और लंबी तफसील हो जाएगी, शायद आपके पास इसके लिए वक्त ना हो, लेकिन मुख्तसर एक ही कह दूं कि जिन आइटम्स पे रिलीफ दी गई है उसके अलावा चाय और चीनी ऐसे आइटम्स हैं जिनका सर्दियों में गरीब लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है इस्तेमाल करना अपनी गुजर बसर के लिए, और ख़ास तौर पे एक ऐसे वक्त के लिए जबकि गैस की भी शॉर्टेज है, बिजली का भी यकीनी मामला कुछ नहीं। उसके अलावा लेकिन मजमूई तौर पे इस तकरीर में एक ताज्जुब हुआ मुझे सुनकर कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने ये फरमाया कि जी 3 साल तक तजदिया हुआ है और चौथे साल में तजदिया उन्होंने जिसका सेहरा एहसास टीम को दिया है। अब एहसास प्रोग्राम अपनी जगह पे जितना अच्छा काम कर रहा हो, लेकिन अगर चौथे साल में आके जबकि इलेक्शंस में 1.25 साल रहते हैं तो सवाए इसके कि ये कहा जाए कि मजमूई तौर पे ये पैकेज एक सियासी यानी वजह इसकी भी बड़ी वाज़ेह हो रही है कि ये इलेक्शन कैंपेन का पैकेज है। उसके अलावा तो इसमें ऐसी कोई इनकलाबी चीज़ नहीं है कि जिसके बारे में इंसान ये कह सके कि पाकिस्तान में आगे चलकर आइंदा दिनों में लेकिन अगर बिलासूर कर्जे मिलेंगे तो आपको नहीं लगता गरीब आदमी चले अपना एक कमरे का घर बना सकेगा? मतलब ये एक एस्पेक्ट है जो कि शायद बेहतर हो। ऑब्वियसली बहुत सी चीज़ें उन्होंने अनाउंस की, लेकिन ये वाला एस्पेक्ट जो है बिलासूर कर्जे वाला, इसके हवाले से क्या कहेंगे आप? शर्तें बहुत हैं। So we are trying to connect with Farhan Bukhari Saab. He is live with us on Skype. लेकिन in the meantime, because obviously it's all about people's own opinions. मतलब आप लोगों का इसके बारे में क्या opinion है? 120 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज जो दिया जा रहा है या जो सब्सिडी दी जा रही है, आपको पता है दिस इज अ ह्यूज अमाउंट और हमारी लिटरली मईशत की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। पहले तो हम कहते थे कमजोर है, अब बिल्कुल टूट चुकी है। ये तो बोझ बहुत ज्यादा है ना, घुटनों के बल गिरे हुए हैं। तो इस 120 अरब रुपए के पैकेज का आने वाले सालों में मईशत पर
क्या असर होगा। और वज़ीर आज़म तो सब्सिडीज़ वगैरह के हमेशा से ख़िलाफ़ रहे हैं, और अब ये इतनी बड़ी सब्सिडी जो दी जा रही है उसके मईशत पर इन द लॉन्ग रन या इन द शॉर्ट रन इवन क्या असरात होंगे। वैसे क्या होता है ये जो मुस्तहिक ख़ानदान है, क्या यूटिलिटी स्टोर्स से जाके 30% डिस्काउंट पे चीज़ें हासिल कर सकेंगे? इज़ दैट व्हाट्स गोइंग टू, एंड यू हैव टू बी एंटाइटल्ड इन फॉर दैट एज वेल। मेरा ख्याल है कि राशन कार्ड का भी प्रोग्राम के तहत बिल्कुल उसके थ्रू ही होगा और वो आपको प्रूव करना होगा और फिर आप ले सकते हैं, वरना तो आपको पता है ना कि इस चीज़ में भी बड़ी धांधियाँ हो सकती हैं, लोग होर्डिंग भी करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो देयर इज़ अ सर्टेन अमाउंट दैट यू आर अलाउड टू टेक और सब्सिडाइज्ड जो होगा। अच्छा, लेकिन मईशत पे कितना ज़ोर पड़ सकता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है और आप ही ने इस बात को छेड़ा है, क्योंकि ऑब्वियसली जितना कर्जा हम फिर कर्जे लेना स्टार्ट हो जाते हैं, फिर उन कर्जों को उतारना होता है, मतलब इट्स अ विशियस सर्कल जो बनना स्टार्ट हो जाता है। अब इसी विशियस सर्कल पे बुखारी साहब से जरा पूछ लें आप प्लीज। जी बुखारी साहब, ये हम मईशत पे बोझ की आप बात कर रहे हैं और ऑब्वियसली मतलब कितने साल उसके बाद फिर कर्जे लेने पड़ जाएंगे, फिर उन कर्जों को उतारना होगा। ये तो एक विशियस सर्कल वाली बात होगी जिसमें से लगता नहीं है कि हम निकल सकेंगे। जी बहुत शुक्रिया। एक तो माजरत ये कि वो डिस्कनेक्ट इसलिए हो गया था क्योंकि बिजली चली गई थी और ये तवानाई का बहरान तो मुल्क में जारी है। बात है विशियस सर्कल की। विशियस सर्कल में तो इस वक्त पाकिस्तान का पूरा निज़ाम फंसा हुआ है। देखिए ना, मुल्क की गली मोहल्लों में आप जाएं और वहाँ पे वज़ीर आज़म ने मीडिया की जो बात की, आप छोड़ें मीडिया से, आप वहाँ पे जाके आम आदमी से पूछें। इस वक्त ना तो कोई खुश है और ना कोई ये आपको बताएगा कि जनाब उनकी जितनी तनख्वाह है या जितनी आमदन है उसमें उनका गुजारा हो रहा है। तो ये कोई ऐसा इनकलाबी पैकेज नहीं है जिसके ऊपर मैं आपसे ये कहूँ कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पे ज़रूरतमंद की अफराद की का जो मुस्तकबिल है। अच्छा, ज़रूरतमंद की तो बात कर रहे हैं बुखारी साहब, मिडिल क्लास की आई वंडर कोई क्यों नहीं बात करता? मिडिल क्लास जिसने अपने बच्चों को स्कूल भी भेजना है, जिसने बिजली का बिल भी देना है, जिसने घर का किराया भी देना है, वो तो लिटरली वो मिडिल क्लास नहीं रहा, वो गरीब हो चुका है, वो गुर्बत की सतह से नीचे आ चुका है या गुर्बत की सतह तक पहुँच चुका है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और जहाँ तक आदाद शुमार की बात है, वो तो उसमें हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान में एक मिडिल क्लास रह गई है, लेकिन मिडिल क्लास पाकिस्तान में सुखड़ कर इतनी कम हो गई है कि अब आप ये नहीं कह सकते कि मिडिल क्लास ऐसी मौजूद है जिसके बलबूते पर आपको पाकिस्तान की का माशी मुस्तकबिल बेहतर होता हुआ नजर आए। और इसकी कई वजूहात हैं, लेकिन इसमें कुछ पॉलिसी फेलियर्स भी हैं। और एक बहुत बड़ा अंसर जो कि वज़ीर आज़म ने ज़ाहिर है इसका जिक्र नहीं किया, वो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर भी है। यानी निज़ाम हुकूमत इतना कमज़ोर होकर रह गया है कि ये जो 13 करोड़ अफराद के लिए 3 आइटम्स पे सब्सिडाइज्ड ये चीज़ों की बात वज़ीर आज़म ने की है, वो बिल आखिर कैसे पहुंचाएंगे? मुल्क की 60% आबादी तो सिर्फ सूबा पंजाब में रहती है और सूबा पंजाब में जो इस वक्त हालात हैं वो ऐसे हैं कि आप किसी भी ज़िले में चले जाएं, आपको ये बड़े पैमाने पे ये शवाहिद मिलेंगे। अच्छा फरहान साहब, जल्दी से ये भी बता दें, क्योंकि थोड़ा सा हमें डिस्क्रिपेंसी नज़र आ रही है कि जहां रिलीफ पैकेज अनाउंस किया जा रहा है, साथ साथ वज़ीर आज़म ने ये भी बता दिया कि तैयार रहें क्योंकि पेट्रोल की कीमतें और बढ़ेंगी। तो वो रिलीफ मिलना, मतलब वो उसका क्या वजन रह जाएगा जब आपको पता है पेट्रोल ऊपर जाएगा? एग्जैक्टली, तो बाकी हर चीज़ तो महंगी उसके साथ साथ ऑटोमेटिकली हो ही जाती है। तो एक जगह रिलीफ की बात हो रही है, एक जगह एक वॉर्न भी किया जा रहा है। जी बिल्कुल, तवानाई के शोबे में बिजली, गैस, पेट्रोल, ये सब चीज़ें बढ़ेंगी और इनका नेट इफेक्ट लोगों के लिए ये होगा कि उनकी जेब में जो थोड़े से पैसे रह गए वो मज़ीद कम होंगे। बाकी ये रिलीफ ऑपरेशनलाइज किस तरह होती है, बिल आखिर लोगों को किस तरह आप ख़ास तौर पे गरीब गुरबा को ये डायरेक्टली रिलीफ पहुंचाते हैं, उसके ऊपर एक मुस्तकबिल के हवाले से बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया था कि ये मुझे तो ये लगता है कि ये इलेक्शन साइकिल में जाने के लिए ये एक पैकेज है
क्योंकि पौने 2 साल में अगले इलेक्शन हो रहे हैं। सर थैंक यू, टाइम की कमी है शॉर्ट ऑन टाइम, बट वी हैव डिस्कस्ड व्हाट वी वांटेड टू। बहुत शुक्रिया आपका, बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसी और क्रिकेट की बात इसलिए कर लेते हैं क्योंकि इतनी मेहनत जब मीम मेकर्स ने की हो तो वो फिर हमें आपको दिखाना भी तो पड़ेगा ना, करना बनता है। तो जी आपको पता है कि अफगानिस्तान कल हार गया इंडिया से, और बड़ी ही कोई क्वेश्चनेबल किस्म की हमें वो मैच पूरा ही अजीब सा ही था, लेकिन इतना क्वेश्चनेबल हमें लगा नहीं था जितना माशाल्लाह सोशल मीडिया ने उसको बना दिया। क्या कर रहे हैं और बहुत सीरियसली, आई मीन आप ऐसा करने साइड पे बैठ के ना आप चाय पीना शुरू क्या कर रहे हैं ये लोग? जस्ट लीव द पिच। एनीवे जी, हम मीम्स दिखाएं, कुछ दिखा दें। मेरा ख्याल है कि ये मैच तो ज़रा बहुत ही वन साइडेड था, मीम ज़रा ज़्यादा एंटरटेनिंग है। तो बस कर भाई, हमें पता चल गया है मैच फिक्स है, तो ये जी पहला मीम, और फिर उसके बाद तो एक पूरी मैं कहती हूँ कि लाइन लग गई ऑफ बीइंग फिक्स्ड बेसिकली। तो व्हेन मैच फिक्स्ड ली यू विल रिलैक्स, यू फील। पाकिस्तान के खिलाफ आपको पता है या इवन न्यूजीलैंड के खिलाफ, और ये रवि शास्त्री अभी आप देख सकते हैं ही स्लीपिंग, ही वाज एक्चुअली स्लीपिंग ड्यूरिंग द मैच। मतलब हम इतने चिल में थे। हालांकि अफगानिस्तान कोई इतनी कमजोर हरीफ नहीं है, बिल्कुल भी कमजोर हरीफ नहीं है। तो बात है पाकिस्तान इंडिया के मैच में, ये तो ही वाज पेसिंग अराउंड। अच्छा चलिए ये भी देख लें कि मैच आज मैच हार जाए आईपीएल में कॉन्ट्रैक्ट सेफ रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता है ना। फिर well maybe you know that's how they feel, but they pay ton loads of money मालिक इतना खर्चा, मालिक कितना खर्चा हो गया स्कॉटलैंड के साथ भी मैच फिक्स कर लो। बहुत बुरी बात है। अच्छा बस ठीक है, काफी हो गए, बाकी आप देख लेते हैं, देख सकते हैं और यकीनन आपने हमसे ज्यादा ही देख लिए होंगे, बनाए भी होंगे आई एम श्योर। कुछ तो खैर बहुत हिलेरियस टाइप भी है दैट वी एक्चुअली कैन नॉट शो यू, लेकिन दिस इज व्हाट पीपल आर थिंकिंग, और ये एक परसेप्शन है। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे। अटेंशन ऑल द पेरेंट्स, अटेंशन ऑल द किड्स, if you're being bullied, if you have been bullied in the school, it's not your fault। सबसे पहले तो हम यही आपको बताना चाहते हैं कि it's not your fault। ये दूसरे लोगों का कसूर है, उन लोगों में कमी है, उन लोगों की कोताही है जो आप पे तंज करते हैं, जो आपको बुली करते हैं, और तरबियत की भी कमी है ना, मतलब क्योंकि ये तो आप खैर एनीवे आप बात क्या करें, आपको बता दें कि बचपन में जिस्मानी और जहनी तशद्दुद का सामना करना पड़े तो इसके असरात उम्र भर रहते हैं। स्कूलों में बच्चों के साथ तशद्दुद, बुलिंग और अब तो खैर साइबर बुलिंग जो है उसके ख़िलाफ़ शऊर उजागर करने के लिए आज आलमी दिन मनाया जा रहा है, और इस साल ये दिन ख़ास तौर पर बच्चों के साथ साइबर बुलिंग और ऑनलाइन धमकियों का मसला जो है वो खुलकर सामने आया है। कोरोना वबा के दिनों में ऑनलाइन तालीम के दौरान स्टूडेंट्स और छोटे बच्चों को ऑनलाइन धमकियों और बुलिंग के वाक़यात का ज़्यादा सामना करना पड़ा। मतलब अजीब देखें ज़रा सिचुएशन कि स्कूल चूँकि बंद हो गए हैं तो चलो आप ऑनलाइन करते हैं, लेकिन बुली करना बहुत ज़रूरी है। तो स्कूलों और मदारिस में बच्चों पर तशद्दुद के वाक़यात होते रहते हैं। हालांकि बच्चों को जिस्मानी सज़ाएँ देने के खिलाफ बिल पार्लियामेंट से पास हो चुका है, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट भी मौजूद है, लेकिन ख़ास तौर पर बच्चों के साथ स्कूलों में बुलिंग जो है वो अब साइबर बुलिंग भी ऐसा मामला है जिसका ऑब्वियसली हमें ज़रूरत है कि हम इसको ज़रा एड्रेस करें और इसको रोकें। और मैं कहता हूँ साइबर बुलिंग तो चलो हो ही रही है, अभी तो फिजिकल बुलिंग जो स्कूल में ऑन कैंपस बुलिंग है वो ही ख़त्म नहीं हुई है। फॉर इंस्टेंस आई वुड लाइक टू शेयर वन इंसिडेंट। आपको पता है कि हमारे स्कूलों में पता नहीं हमारे ज़माने में तो अब भी 1-2 दिन ऐसे होते हैं हफ्ते में जिसमें वो आपको स्पोर्ट्स शूज़ या पीटी शूज़ पहन के जाने होते हैं। बिल्कुल होता है। एंड यू नो वंस आई फॉरगॉट टू वेयर पीटी शूज़ एंड आई वोर माई रेगुलर शूज़ टू द स्कूल एंड इतने ये खौफनाक पीटी मास्टर रखे होते थे, फिजिकल एजुकेशन ट्रेनर्स जो होते थे स्कूलों ने उस ज़माने में, कि सज़ा क्या दी कि जूते उतार के सारा दिन स्कूल में घूमे। ये तो बड़ी आम है, बल्कि हमारी टीम मेंबर ने किसी और ने भी हमें बताया कि उनके भाई के जूते उतरवा लिए पूरा दिन, मतलब वो घर ही बेचारा जूते के बगैर गया, नंगे पैर चलना पड़ा। इनह्यूमन हु इज हैविंग फन डूइंग। अच्छा पता है क्या, सवाल तो ये है कि मजा किसको आ रहा है। I was hardly like 7-8 years old and this I still have this incident as a very fresh memory in my mind कि आप उसी में मैं सारा दिन स्कूल में बाथरूम नहीं गया कि नंगे पैर कैसे जाऊं। So it was a trauma, it was a tragic experience। प्लीज़ खुदा, अब तो वैसे अल्लाह का शुक्र है जो स्कूल वाले हैं वो बड़े बाशऊर हो गए हैं, लेकिन अगर अभी भी कोई स्कूल में इस किस्म के बेहुदा आइडियाज़ के साथ आता है और पर्टिकुलरली ये जो फिज़िकल एजुकेशन वाले टीचर होते हैं ना उनके थ्रू ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कराए जाते हैं, तो खुदा का वास्ता है गेट अ लाइफ। अच्छा जी
इस पे हमने बात करनी है और हमें ज्वाइन किया माहिर तालीम आयशा रज़ाक साहिबा ने। आयशा, सबसे पहले तो हम आपसे यही पूछना चाहेंगे, कितनी बड़ी, मतलब हम अपने बचपन के किस्से याद कर रहे हैं या हम लोग इतनी पुरानी बातें याद कर रहे हैं और येट इसने मॉर्फ होके अब ये साइबर बुलिंग तक बात चली गई है, रुकने को नहीं है। मतलब यू एंड आई वी कैन हैव अ कॉन्वर्सेशन हेयर, बट ये तो एक ऑलमोस्ट ऐसी चीज़ है कि ओमनी प्रेजेंट है, इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला और हुमा। और वो देखिए इसी से साबित हो गया है कि वो लास्ट ईयर यूनेस्को को ये एक इंटरनेशनल डे इसके अगेंस्ट वायलेंस और साइबर बुलिंग एंड बुलिंग एट स्कूल, उसके खिलाफ एक आपको इंटरनेशनल डे बनाना पड़ गया है। सो आई मीन इशू इतना बड़ा है और वर्ल्ड ओवर है कि अब आप उसके लिए दिन मुख्तस करने लग पड़े हैं, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और हमारे पास तो शायद वो ऑनलाइन एजुकेशन या ऑनलाइन जो गैजेट्स आपके पास होते हैं, टैबलेट्स हैं, फ़ोन्स हैं, वो एक आई गेस एक मखसूस तबके की एक्सेस है, तो वो हमारे पास नंबर्स शायद उस तरह से अवेलेबल नहीं है जैसे और दुनिया से नंबर्स रिपोर्ट हो रहे हैं। ख़ासतौर पे वो यूनेस्को की अगर आप वो थोड़ी सी स्टैट्स देख लें तो उसमें नज़र आता है कि यूरोप में जो 44% बच्चे पहले साइबर बुलिंग का शिकार होते थे, वो कहते हैं कि इट्स ओनली इंक्रीज्ड, क्योंकि ज़ाहिर आपकी फ़िज़िकल प्रेजेंस कम हो गई है और आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस बन गई है। उसकी मसला ये कि उसकी रिपरकशन वही है जो कि फ़िज़िकल बुलिंग की हुआ करती थी। सो बेसिकली ये कि यू फील एंग्शियस, डिप्रेस्ड, सुसाइडल थॉट्स आती हैं, यू फील लेफ्ट आउट, आपका ड्रॉप आउट का, स्कूल मिस करने का, ये सारी चीज़ें जो हैं इसकी वो इंक्रीज़ हो जाती है पॉसिबिलिटी। लेकिन इसके अंदर जो ज़्यादा ख़तरनाक बात है वो ये है कि देखें जो आपकी इन पर्सन हरासमेंट या इन पर्सन आपके साथ वायलेंस वगैरह हो रहा होता है, उसमें आमतौर पे सुनने में आता है कि जो आपके जानने वाले हैं वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं ज़्यादा, क्योंकि ज़ाहिर फ़िज़िकल हो रही है। लेकिन ऑनलाइन के अंदर मसला उल्टा हो जाता है कि 98% फॉर एग्ज़ाम्पल कहते हैं प्रेडिटर्स जो 11 से 13 साल की लड़कियों को ऑनलाइन टारगेट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल सेक्शुअल प्रेडिटर्स, वो उनको नहीं जानते, 98% नहीं जानते। तो ये जो इसके अंदर एनोनिमिटी का एलिमेंट आ जाता है ना, कि कोई भी नाम बदल के इम्पर्सनेट करके बगैर अपनी आइडेंटिटी शो किए हुए आपको हरास कर सकता है, या आपके, और बुलिंग में देखिए और चीज़ें भी आ जाती हैं कि आपके नाम से गलत मैसेजिंग दूसरे को भेज दी, आपका इमेज टार्निश करने के लिए आपके खिलाफ गलत कोई चीज़ वायरल कर दी। अच्छा आयशा जी, ये बताइएगा कि अभी हेरासमेंट पे तो हम तफसील से बात करते रहते हैं, करेंगे भी, पर्टिकुलरली बुलिंग जो है इसके बड़े दूर असरात होते हैं और बच्चियां अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देते हैं और बाज़ औक़ात बहुत टाइम लग जाता है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस आने में, या आता ही नहीं है। फॉर इंस्टेंस किसी के रंग को लेकर, किसी की जिसामत को लेकर, किसी की शक्ल के किसी फीचर को लेकर बुली किया जाता है। इफ अ बॉय इज नॉट इवन मैस्कुलिन इनफ, या अगर वो सारा पूरा स्कूल फुटबॉल खेल रहा है और वो नहीं खेलना चाहता और वो पेंटिंग करना चाहता है तो उसको बुली किया जाता है। और इसमें एक और एडिशन कर ले, अगर जिस इंसान बच्चे को बुली किया जा रहा हो उसका कोई कसूर ना हो, अगर उसके बारे में, उसकी फैमिली के बारे में भी कुछ पता हो, तो पीछे से माँ बाप की वजह से बुली हो रहे हैं, भाई बहन की वजह से बुली हो रहे हैं, यानी बुली ज़रूर करना है और कुछ ना कुछ हम ढूंढ लेंगे। विल कम टू द पॉइंट आयशा, ये चीज़ रुकने वाली है कि नहीं, कोई तरीका है? देखिए हुमा, अगर मैं बहुत ही सुपरफिशियल किस्म की बात करूं, जैसे कि आमतौर पे अगर आप किसी भी एजुकेशनिस्ट से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि देखिए जी हमारा करिकुलम बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आप इसके अंदर ये टॉपिक्स जो हैं बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाएं। और वो बिल्कुल एक तरीका है कि करिकुलम के थ्रू आप बचपन से लेकर बच्चों को डिजिटल लिटरेसी भी और साइबर बुलिंग और बुलिंग इन लाइफ, टॉलरेंस, एम्पैथी, कंपैशन, ये चीज़ें सिखाएं। लेकिन देखिए जैसे आपने शुरू में खुद भी कहा, इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। सो वो आपको मैसेजिंग सिर्फ स्कूल से नहीं होती, आपको मैसेजिंग आपके पेरेंट्स से भी हो रही है, आपके पेरेंट्स भी बुली होते हैं आपकी रियल लाइफ में, आप सुनते हैं उनको दूसरों के बारे में जिस तरह से बात करते हुए। देखें एक बड़ी पर्टिनेंट एग्जांपल आपके सामने, और पाकिस्तान में ख़ास तौर पे ये जो पिछले कुछ अरसे में साइबर बुलिंग आप उसमें देख लें, एडल्ट्स कर रहे हैं साइबर बुलिंग, जर्नलिस्ट्स के खिलाफ हो रही है साइबर बुलिंग, ट्रोलिंग हो रही है। वो वही चीज़ है कि बेसिकली उसके अंदर परसिस्टेंट एक प्रिडिक्टेबल बिहेवियर है, आप बार बार वही काम कर रहे हैं, किसी बंदे को टारगेट कर रहे हैं, एग्रेशन दिखा रहे हैं, पावर डायनामिक इन्वॉल्व है उसके अंदर, औरतों की जिसामत के ऊपर, उनकी लिबास के ऊपर इस कमेंट्स कर रहे हैं, लोगों की फैमिलीज़ के हवाले से उनको शर्मिंदा किया जा रहा है। देखिए ये हमारा कल्चरल और सोसाइटल इशू है और ये चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं आपके स्कूल के अंदर भी। हाँ अगर चले ठीक है, क्योंकि ये दिन हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के हिसाब से मना रहे हैं, तो लेट्स से कि हाँ आपके करिकुलम के अंदर बहुत ज़रूरत है, अभी एग्जिस्ट नहीं करता बहुत ज़्यादा कोई सब्सटैंटिव मटीरियल जो बच्चों को सिखाए कि तमीज़
तमीज़ से एक दूसरे के साथ सर्वाइव करना ज़रूरी है और आप किस तरह कर सकते हैं। मेरे ख्याल में बच्चों को थोड़ा सा तैयार करना ना सिर्फ बुलिंग से बचने के लिए, बल्कि ये भी देखें ना कि जो बुली कर रहा है उसकी भी कोई खास सेल्फ एस्टीम नहीं है, उसका भी कोई साइकोलॉजिकल इशू या कोई और इशू है। टीचर भी इन्वॉल्व होते हैं टाइम्स, बाय द वे व्हेन गर्ल्स रीच अ सर्टेन एज, उनको आई वंडर उस पे भी बुलिंग का सामना टाइम्स करना पड़ जाता है। फिर अगर किसी बच्चे के फाइनेंशियल इश्यूज हैं और उसने फीस नहीं दी तो या तो वो बुला के डायरी में लिख रही होंगी, कभी पर तो क्लास में बता रही होती हैं ताकि सारों को और भी पता चले। वो ये ट्रॉमास होते हैं, फिर उनको चार्ज कर रहे होते हैं, लेट फीस के अलग पैसे होते हैं, बड़े ही हजारों तरीके हैं। लेकिन आयशा, कमिंग बैक टू द पॉइंट हियर, पहले जरा कुछ ज़माने में एवरीबडी हैज़ बीन बुलिड, बट जब आप स्कूल से निकल जाते थे फिर आपका कोई ताल्लुक नहीं रहता था, फिर आप भूल जाते थे और आगे जा सकते थे। साइबर बुलिंग की वजह से दिस थिंग स्टिक्स विद यू फॉर लाइफ। मतलब फिर तो एवेन्यूज और प्लेटफॉर्म्स इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि आप ना सिर्फ फेस टू फेस बुली होंगे, आप उसके बाद घर चले जाएंगे तो ईमेल भी होगा, तो व्हाट्सएप भी होगा, और मतलब हज़ार किस्म की ऐप्स के थ्रू भी आप बुली होगे। तो ये तो और ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। अगर हमने किसी एक जगह से शुरू करना है कि इसको बताया जाए कि ये गलत है, इसको रोका जाए, वेयर शुड वन स्टार्ट फ्रॉम? देखिए हुमा, वो बात बिल्कुल ठीक है और उसकी वजह ये है कि डिजिटल जो हम कहते हैं फुटप्रिंट, वो तो हमेशा आपके साथ रहेगा, चाहे आप जहाँ से जहाँ पहुँच जाएँ। तो मेरे ख्याल में देखिए, एक तो सबसे पहले कि वो ऑनलाइन सेफ्टी वगैरह के आपके, एक तो जो ऑनलाइन प्रोवाइडर्स हैं, जो टेक प्रोवाइडर्स हैं, मेरे ख्याल में उनके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी है कि इस किस्म की अगर प्रोविजंस हो सकती हैं प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जिसके ऊपर थोड़ा सा ये हेट मटीरियल या ये बुलिंग के ख़िलाफ़ वो किसी किस्म का प्रोग्रामिंग कर सकते हैं तो वो बिल्कुल करें। लेकिन मेरे ख्याल में इसके अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो लोगों को सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में बच्चों को शुरू से लेकर आखिर तक ना सिर्फ बुक्स के थ्रू बल्कि टीचर्स की ट्रेनिंग के थ्रू, स्कूल बेस्ड पॉलिसीज़ के थ्रू, यू नीड टू इंश्योर कि पूरी इन्वायरमेंट ऐसी है जो बच्चे को डिटर कर रही है, जो विच इज़ मेकिंग इट सोशली अनएक्सेप्टेबल फॉर यू टू ट्रीट समबडी लाइक दैट। आई थिंक वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वो मिसिंग है हमारे पास से। और देखिए, ये याद रखें कि हमारा जो बच्चा और टीचर उसके दरमियान जो डिजिटल गैप है ना, जो डिजिटल डिवाइड है, वो बहुत ज़्यादा है। तो वो जनरेशनल गैप तो हमेशा से एग्जिस्ट करता है टीचर और स्टूडेंट के दरमियान, लेकिन अब जो ये डिजिटल गैप आ गया है कि आपके टीचर्स वो हैं जो बेबी बूमर्स हैं, जो 50 साल 55 साल 60 साल के हैं, उनको पता ही नहीं है कि डिजिटल या साइबर बुलिंग जैसी चीज़ किस किस तरीके से मैनिफेस्ट हो सकती है। ये सारी चीज़ें जिन पर गौर करने की ज़रूरत है। थैंक यू आयशा रज़ाक साहिबा, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। एक आई वांट टू ऐड टू द आयशा की बात से एक बात याद आई, ये लास्ट बिल्कुल इन्होंने बात की है, इसीलिए टीचर ट्रेनिंग कितना ज़रूरी हो गया। अब ट्रेनिंग के बगैर तो कोई टीचर बनना होना ही नहीं चाहिए, एम्प्लॉय ही ना करें अगर किसी टीचर ने ट्रेनिंग नहीं ली हुई, ताकि उनको लाया जाए। बुलिंग की हम बात कर रहे हैं, सपोर्ट सिस्टम सबसे ज़्यादा अहम है। आपको पता होता है कि आपका बच्चा बुली हो रहा होता है, एट टाइम्स वालिदैन में से भी कोई इन्वॉल्व होता है बाय द वे बुली करने के लिए। बच्चे को आपने कॉन्फिडेंस देना है कि बेटा तुम जो हो, जैसे हो, तुम में कोई कमी नहीं है, तुम में कोई मसला नहीं है। ये सपोर्ट सिस्टम जब आप देंगे ना, क्योंकि मुझे लगता है कि इट्स अ वेरी टॉल ऑर्डर कि हम करेंगे जी दुनिया से बुलिंग खत्म हो जाए, वो तो नहीं होगा। आपने अपने बच्चे को इतना स्ट्रांग बनाना है, बच्ची को इतना स्ट्रांग बनाना है कि दुनिया कहती रहे उसकी सेल्फ स्टीम, उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस पे फर्क ना पड़े। तरीका ये है रीअश्योर कराएं उसे, यू आर गुड। ना मेरा बच्चा बुली हो और ना बुली बने, इसका भी खौफ रखें अपने दिल में माँ बाप कि मेरा बच्चा बुली बने भी नहीं। इसलिए बेहतरीन चीज ये है कि अच्छी आदतें डालें। बच्चा कभी भी वो जिसको कहते हैं ना वेला ना हो, मतलब उसको कोई अच्छी हॉबीज दें, कोई रीडिंग हो, कोई स्पोर्ट्स हो, उसका माइंड जो है वो भरा रहे बाय गुड थिंग्स। दिस इज वन लिटिल सजेशन, ऑब्वियसली देयर आर मेनी अदर्स, लेकिन ये बड़ा कॉन्शियस होना पड़ेगा पेरेंट्स को। जनाब, स्टाइलिश बैटर, किंग ऑफ ड्राइव, कप्तान बाबर आजम ने आईसीसी की नई रैंकिंग में एक बार फिर T20 में नंबर 1 की पोजीशन हासिल कर ली है। T20 वर्ल्ड कप में शानदार बैटिंग की वजह से कप्तान बाबर आजम ने आईसीसी रैंकिंग में 134 पॉइंट्स हासिल करके इंग्लैंड के डेविड मिलान को पीछे छोड़ दिया है और मिलान रैंकिंग में 834 हाँ, और 798 पॉइंट्स उनके हैं मिलान के। और कप्तान बाबर आजम का कहना है कि T20 में 2 बार नंबर 1 पोजीशन के पीछे बहुत मेहनत की है और पोजीशन के साथ जिम्मेदारी भी पड़ जाती है सर। बिल्कुल। अच्छा जी, साथ ही हम आपको बताएं कि बाबर आजम वनडे रैंकिंग में 873
3 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर के खिलाड़ी हैं टेस्ट फॉर्मेट में। और स्टाइलिश बैटर का नंबर 7वां टेस्ट रैंकिंग में बाय द वे, लेकिन टेस्ट में नंबर 1 पर मौजूद इंग्लैंड के जो रूट से बाबर के पॉइंट्स में सिर्फ 54 यानी कि 54 पॉइंट्स का फर्क है। और ये फर्क भी इंशाल्लाह जल्द पूरा हो जाएगा एंड इज गोना बी नंबर 1 इन ऑल 3 फॉर्मेट्स ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट आई एम श्योर वेरी सून। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे और हुकूमत और कलादम तंजीम के दरमियान खुफिया माहदे पर तेजी से अमल हो रहा है। वैसे जहाँ खुफिया आ जाता है ना तो सोचिए कि पता नहीं क्या कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही है, ऑलरेडी डूबियस कर दिया है। अब कलादम तंजीम पता नहीं उसको कितने दिन तक हम कलादम कहते हैं क्योंकि ये भी माहदे में तौर पर शामिल है, बता दिया जाए कि जी अब इसको कलादम नहीं कहना। सरबराह साद रिजवी का मामला 1 रोज के लिए टल गया, लेकिन गिरफ्तार कारकुनान की रिहाई जारी है। अडियाला जेल से कलादम तंजीम के मजीद 82 कारकुनों को रिहा कर दिया गया है। अब तक कलादम जमात के 2000 से जायद कारकुनों को रिहा किया जा चुका है। वजीराबाद में मामूलात ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता बहाल हो रहे हैं। लेकिन साथ ही बता दें कि कलादम तंजीम के मुजाहिरीन जो हैं अब भी वजीराबाद पार्क में मौजूद हैं। भला तुम लोग पार्क में क्यों बैठे हुए हो? तजारती मराकज़ खुल गए, लेकिन गुजरात और वजीराबाद के दरमियान दरियाए चिनाब के पुल पर GT रोड ट्रैफिक के लिए ना खुलने से शहरियों को अब भी परेशानी का सामना है। मतलब ये तीसरा हफ्ता चल रहा है, कैन यू इमेजिन? और अभी मुआहदा हो चुका है, उसके बाद भी ये चीज़ें हो रही हैं। साथ ही बताएं कि कंटेनर्स भी जो हैं वो मौजूद हैं और ट्रेंचेस बनाई गई थी, खोदी गई थी, वो भी आपको याद होगा। आई होप कि वो सही भर के और सही सड़कों को प्रॉपर्ली रिपेयर भी किया जाए। नहीं, वो अब खुंदके ना वो उधर ही रहेंगी क्योंकि वो नहीं भर रहे और वो होपफुली इंटरनेट सर्विस पता नहीं बहाल हो सकी है नहीं हो सकी है। ये वजीराबाद से हम जरा अपडेट लेते हैं, राना अंसर है हमारे साथ मौजूद। आज ही कलादम जमात के मुजाहरीन आज भी वजीराबाद शहर में मौजूद हैं। 22 अक्टूबर को ये लोग लाहौर से निकले थे इस्लामाबाद जाने के लिए। वजीराबाद में 7वां रोज़ है। ये इस वक्त एक पार्क और उसके साथ मुलक्का ग्राउंड में मौजूद हैं। खैमे इन्होंने लगा रखे हैं। वजीराबाद शहर और गिरदोनवा का जो इलाका है उसकी सूरत हाल ये है कि वजीराबाद जहाँ मुजाहरीन का क़याम है, इस इलाके में जो दुकानें हैं और जो बैंक हैं उनको इंतज़ामिया की तरफ से तो खोलने की इजाज़त है, लेकिन जो दुकानदार हैं वो खुद ही दुकानें नहीं खोल रहे। इस पार्क के सामने एक गर्ल्स कॉलेज है, एक बॉयज़ स्कूल है, उसमें भी तालीमी सरगर्मियों का अभी तक आगाज़ नहीं हो सका। वजीराबाद शहर की जो सब्ज़ी मंडी है उसको मुजाहरीन जब GT रोड से पार्क में मुंतकिल हुए तो तब खोला गया था, लेकिन दोबारा सब्ज़ी मंडी बंद हो गई है क्योंकि सब्ज़ी मंडी बिल्कुल वहाँ करीब है जहाँ ये मुजाहरीन बैठे हुए हैं। तो इंतज़ामिया ने एक मुतबादल जगह दी है आर्जी तौर पर, जहाँ दूसरे शहरों से गाड़ियाँ आ रही हैं और शहर में खाने पीने की और सब्जियाँ फ्रूट जो है उसकी सप्लाई वहाँ से हो रही है क्योंकि GT रोड का रास्ता बंद है। रावलपिंडी से आने वाली जो सारी ट्रैफिक है वो गुजरात का जो दरियाए चिनाब का पुल है वहाँ से नहीं गुजर सकती, तो शहरियों को आमदोरफ्त के मसाइल का भी सामना है। वजीराबाद शहर में इंटरनेट सर्विस मुसलसल बंद है जिसकी वजह से कारोबारी हजरात जो हैं वो परेशान है। बैंकिंग सेक्टर का काम मुतासर हो रहा है। ऑनलाइन एजुकेशन की जो सरगर्मियाँ हैं वो भी मुतासर हो रही हैं। वजीराबाद शहर का जो बाकी हिस्सा है उसमें दुकानें बाजार मामूल के मुताबिक खुल रहे हैं, कारोबार भी हो रहा है, लेकिन जैसे मैंने पहले जिक्र किया वजीराबाद और गुजरात के दरमियान दरियाए चिनाब का जो पुल है उस पर जो रुकावटें लगाई गई थी, जो खंदक खोदी गई थी, खारदार तारें लगाई गई थी, वो उसी तरह बरकरार हैं, जिसकी वजह से लाहौर से रावलपिंडी बजरिया GT रोड जाने वाली जो ट्रैफिक है वो अभी मामूल पर नहीं आ सकी। गाड़ियों ने मुतबादल रूट बनाए हैं लेकिन वो दूर दराज के इलाकों से होकर आते हैं, जिसकी वजह से एक तो शहरियों को मसाइल का परेशानी का सामना है, दूसरा उनको डबल किराया अदा करना पड़ता है। तो शहरी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये चीज़ें ख़त्म होंगी, कब ये एहतजाज ख़त्म होगा और उनकी ज़िंदगी मामूल पर आ सकेगी। जी, मुकम्मल तौर पर कलादम TLP का कब ख़त्म हो इसका इंतज़ार किया जा रहा है और ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बहाल हो सके। खैर हम सबको भी इंतज़ार है कि कब कलादम TLP का यह मुजाहरा, ये एहतजाज, ये धरना ख़त्म होता है और कब इनके साथ किया गया मुआहदा पूरा सामने आता है। एग्जैक्टली, वो तो बताएं कि वो क्या था। अच्छा जी, ये भी हो गया। थैंक यू, हैप्पी दिवाली टू एवरीबॉडी हु इज सेलिब्रेटिंग अक्रॉस एंड थैंक यू। कुछ लोगों ने अपने किस्से लिखे ऑफ बुलिंग के, बाय द वे सम पीपल रोट टू अस अबाउट बुलिंग एज वेल। और बस यही तो सारी बात है, इसी चीज़ को तो ख़त्म करना है और आई गेस तरबियत इज़ द ओनली थिंग इन गाइडिंग योर किड्स, ताकि ना वो बुली हो ना वो बुली बने, और गिविंग देम कॉन्फिडेंस एंड वो सपोर्ट सिस्टम। एट टाइम्स एक्चुअली घर में भी लोग बुलिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं, हाँ, विदाउट इवन नोइंग, मतलब लिटरली डू नॉट डू दैट टू योर चिल्ड्रन। एट टाइम्स बड़े बहन भाई
होता है और बाज़ औक़ात माँ बाप में से भी कोई एक, खास तौर पे जब बच्चे खाना खा रहे हो ना, तो डोंट काउंट देयर रोटियां इवन इफ योर किड्स आर बिग या स्मॉल व्हाटएवर देयर, और अगर आप उनकी सेहत के लिए परेशान है तो देयर आर अदर वेज ऑफ गेटिंग अ पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव रिस्पॉन्स। अगर आप बुलिंग पे या ऐसे कटे रिमार्क्स पे उतर जाएंगे तो वो बच्चा तो घर से ही बेचारा इतना डिमोरलाइज होगा कि ही विल बी ओपन टारगेट फॉर एनीबडी एल्स हु वांट्स टू बुली हिम। मतलब ये बड़ी एक चीज़ होती है, वो बच्चा वैसे ही खोखला हो जाता है तो कोई भी उसको आके बुली कर सकता है। ये बड़ी अच्छा, और एट टाइम्स माँ बाप या बहन भाइयों को ये लग रहा होता है कि हम ये कहेंगे ना तो शायद ये एक सर्टन पैटर्न ऑफ बिहेवियर छोड़ देगा, या ये अपनी जो आपको लग रहा है कि कमज़ोरी है उसको ओवरकम कर लेगा। नहीं, यू आर नॉट हेल्पिंग दैट। आप उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस तबाह कर रहे हैं। बी द सपोर्ट सिस्टम दैट योर चाइल्ड नीड्स। आप उसको ताने ना दें बैठ के। एंड फाइनली, और फिर आगे चलते हैं क्योंकि इस पे हमने काफ़ी लंबी ऑलरेडी बात कर ली है, हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। आपके अपने अगर 2-3 बच्चे हैं तो जस्ट बिकॉज समथिंग वर्कड ऑन वन चाइल्ड, ज़रूरी नहीं है कि वो अपने दूसरे तीसरे बच्चे पे भी वही फॉर्मूला। अगर आप एक तरह के हैं और आपने ज़िंदगी एक पैटर्न से गुजारी है तो ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा उसी पैटर्न से ज़िंदगी गुजारे। उसके कोई और शौक हो सकते हैं, उसके कोई और बिहेवियर्स हो सकते हैं। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू एम्पावर योर चिल्ड्रन इंस्टेड ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट बुली गैंग। एग्जैक्टली, उसकी एक्सपर्टीज, उसका इंटरेस्ट, हर रुझान, हर चीज़ किसी और जगह हो सकती है, तो वो आप उसको मतलब यू आर द एल्डर पर्सन, यू नीड टू रिकग्नाइज कि किस तरह मदद की जा सकती है। और बड़े बहन भाइयों पे भी नजर रखें जरा। मैं तो कहती हूँ आज छोड़ दो सब कुछ, सारों पे नजर रखते हैं। हम अब मेरा ख्याल है इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक्चुअली। दिस शेप्स अ ह्यूमन बीइंग फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ और हर लाइफ। अच्छा, ये गदागदी पर पाबंदी ठीक है लगा दी गई है, लेकिन व्हाट आर द अल्टरनेटिव्स? इस पे भी हमने तफसील से बात करनी है और लिटरली वी आर एक्चुअली प्लानिंग अ सेगमेंट ऑन दिस कि ये जो ख्वाजा सरा जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं जो हमारे इर्द गिर्द हमें भीख मांगते हुए नज़र आते हैं, बहुत से इंसिडेंट्स ऐसे रिपोर्ट हुए हैं। इनकी कम्युनिटीज़ ये कह रही हैं कि चूँकि अब भीख मांगने पर पाबंदी लगा दी गई है या क्रैकडाउन किया जाता है या पुलिस पकड़ कर ले जाती है, तो ये जो ट्रांसजेंडर्स हैं दे आर फोर्स्ड नाउ बैक, अब वो प्रोस्टिट्यूशन की तरफ चले गए हैं, वो जिस्म फरोशी की तरफ चले गए हैं क्योंकि उनके पास ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं नहीं। और उनको इस तरह ताने भी दिए जाते हैं और टॉन्ट भी किया जाता है। अगर वो बेचारे कोई और काम भी कर रहे हो कि तुम्हारा काम एक्चुअली कुछ और है तो तुम उसी तरफ जाओ, इधर क्या कर रहे हो। बहुत सी चीज़ें और बातें। बाय द वे, बेगरी की जो हम बात कर रहे हैं अभी इस वक्त, अगर आप देखें कराची में, इफ़ यू आर नॉट इन कराची तो हम आपको बता दें, बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए हैं जिसमें डिस्करेज किया जा रहा है कि बच्चों को ख़ास तौर पे आप भीख मत दें, क्योंकि ये तो एक वो करियर बिल्डिंग वाली बात हो जाती है। इंटरेस्टिंगली जब से पोस्टर्स लगे मैं और भी ज़्यादा जो है ना बेगर्स देखना स्टार्ट हो गई हूँ। तो देयर हैज़ टू बी अ प्रॉपर सिस्टम एंड नॉट जस्ट के खाना पूरी मत करें कि जी पोस्टर लगा दिए, लोगों को अवेयरनेस कर दिया, इस और ये आपने ठीक है। हम और पर्टिकुलरली हमारी एक मेजॉरिटी ऑफ ट्रांसजेंडर्स आर अराउंड द स्ट्रीट्स और वो भीख मांग रहे होते हैं। जब आपने उनसे वो अपना खाने पीने का जरिया भी और जरिया माश छीन लिया, जरिया माश तो नहीं इसे कहना चाहिए, वो उनका सोर्स ऑफ इनकम भी छीन लिया है, तो वो फिर प्रोस्टिट्यूशन कर रहे हैं, वो फिर ना चाहते हुए भी जिस्म फरोशी कर रहे हैं। ये बहुत से ख्वाजा सराओं की कहानी है जो अपने अब अकाउंट्स, अपनी स्टोरी सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं कि जब वो भीख मांगने निकलते थे पुलिस पकड़ कर ले जाती थी, फिर अल्टीमेटली दे हैड टू स्विच बैक टू प्रोस्टिट्यूशन। अच्छा जी, हमारा सोशल वेलफेयर सिस्टम कोई है ही नहीं ना, तो क्या करेंगे लोग? मतलब है कि ऐसी सोसाइटी जहाँ पर करोड़ों लोग गरीब हैं या गुर्बत के नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उसमें आप बेकारी होने पे कैसे पाबंदी लगा सकते हैं? बिल्कुल, और इसके बाद आगे चलेंगे, बात लंबी होगी है, लेकिन ऑल्सो कहीं आपने वेस्ट में देखा है ऐसी ऐसी कहानियाँ जो कि लिटरली होमलेस सड़कों पे लोग, लेकिन वहाँ के सिस्टम्स ऐसे हैं कि वो फिर वहाँ से निकलते हैं, पढ़ाइयाँ करते हैं और फिर वो कुछ बन जाते हैं। मतलब यहाँ तो लगता है इफ़ यू आर बॉर्न इनटू दैट सिचुएशन तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि आप कहीं से निकल सकेंगे, क्योंकि और कोई निज़ाम ऐसा नहीं है जिससे आपको बेहतरी ला सके। ये वो टॉपिक है जिस पे हमें वैसे 2 घंटे लगाने चाहिए, बट एनीवे वी विल टॉक अबाउट क्रिकेट। हम क्रिकेट में बात करेंगे। हाँ, लेकिन एक बात मैं ज़रूर यहाँ कहना चाहती थी, क्योंकि अभी अगेन इन द ब्रेक में फिर से कुछ ट्वीट्स वगैरह देख रही थी और मैं चाहती हूँ ये जो इंडिया का कॉन्फिडेंस है ना, ये वाला कॉन्फिडेंस चाहिए। एक गेम जीते हैं और पता सेमीफाइनल्स में आने के ख्वाब, और हम ये कर लें तो ये पॉइंट्स हो जाएं, उसको वो हरा दे तो हम पहुंच सकते हैं। भाई इतनी दूर की सोच क्यों रहे हो? अभी तो एक
मैच जीते। आपको पता है ना बीसीसीआई जितना इन्फ्लुएंशियल है, बीसीसीआई के पास जितने पैसे हैं कुछ भी हो सकता है। तो क्या ये क्या खेल हो रहा है? बंद कर दो फिर T20। अगर हम हर बात पे बीसीसीआई के पास कितने पैसे हैं पे ले आएंगे तो फिर आओ पैसा खेलते हैं, गेम कभी और कर लेंगे। मतलब मुझे ये कॉन्फिडेंस पे बहुत हंसी आ रही है। हम नहीं कह रहे, लेकिन वो वेल पेड और वेल प्लेड वाले भी मीम्स चल रहे हैं, आपको पता है। और आपको पता है अभी तक इट्स ट्रेंडिंग, मतलब टॉप ट्रेंड हमारा फिक्स्ड है। चार ट्रेंड तो इसी से रिलेटेड है। सिकंदर बख्त इस विदास। सिकंदर, पाकिस्तान के सेमीफाइनल से पहले स्कॉटलैंड के खिलाफ एक मैच रह गया अब हमारा, और आपके ख्याल में आप क्या समझते हैं, तजर्बे के लिए कोई तब्दीली करनी चाहिए? लेकिन वैसे तो यही कह रहे हैं सबके जो रिदम बन गया है बस बन गया है। यार देखो, मैं नहीं समझता कि इस वक्त टीम का रिदम बना हुआ है आप उसमें कोई तब्दीली करें। हाँ, ये ज़रूर कर सकते हैं कि मैं चाहूँगा कि आप फ़खर से ओपन चाय करा लें, किसी को रिजवान को या उसको वन डाउन कर दें, या ताकि उसको थोड़ी सी प्रैक्टिस मिल जाए। वो थोड़ा ऑफ कलर हुआ है, हफीज़ को प्रैक्टिस मिल गई है, आपका सलीम शोएब मलिक उसको थोड़ा ऊपर कर दे। मतलब वो ऐसी है, हफीज़ को भी प्रैक्टिस चाहिए, उसको भी चाहिए। अदरवाइज़ आई डोंट थिंक कि अभी कोई चेंज करना चाहिए, इसलिए कि उनका रिदम बना हुआ है, इस रिदम को ना तोड़ें तो बेहतर है। अच्छा सिकंदर, ये भी बताएं कि पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल में आप क्या समझते हैं कि कौन सी टीम सामने आ सकती है? देखिए, इंग्लैंड मुझे लगता है वहाँ से नंबर 1 हो जाएगा। जो नंबर 2 टीम है उसमें ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के उसमें से एक का चांस है। देखते हैं कि उन दोनों में से कौन सा, तभी अभी से कह देना कि वो आएगी तो ज़रा मुश्किल है। मेरे हिसाब से साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मुकाबला होगा कि उनमें से कौन आता है। सकू भाई, अफगानिस्तान की भारत के खिलाफ परफॉर्मेंस पर बड़े सवालात उठ रहे हैं, बहुत सवालात उठा रही हैं। अब बहरहाल भारत एक बड़ी टीम है, उनसे ऐसी परफॉर्मेंस की तवक्को तो की जा सकती है, फिर क्यों आवाज़ें आ रही हैं मैच फिक्सिंग की? क्या आपका तज्जिया इस पे? देखिए, मैं मैच फिक्सिंग की बिल्कुल बात नहीं कर रहा, मगर मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि अफ़गानिस्तान उतना अच्छा नहीं खेला जितना कि हमारी एक्सपेक्टेशंस थी। हम जितना समझ रहे थे, जितना वो हमारे ख़िलाफ़ खेले, इस तरह के उन्होंने गेम नहीं पेश किया। और कुछ उन्होंने बॉलिंग की जो तब्दीलियाँ थी वो इतनी मज़ेदार नहीं थी। नबी ने ओवर नहीं कराए, कुछ मुजीब अनफिट हैं, पता नहीं हैं या नहीं है, बस ये कुछ सवालात हैं। बस ये समझ लें कि मैच फिक्सिंग मैं नहीं कहूँगा, मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जितना उनमें पोटेंशियल है या होता है वो इस म्यार के मुताबिक नहीं खेले, जिसकी वजह से लोगों को ऐसा लग रहा है कि यार इतने आसानी से जीत गए। तो हमारे यहाँ तो ये एक रिवायत है कि जब भी कोई इस तरह जीतता है तो लोग सबसे पहले यही बात करते हैं कि मैच फिक्सिंग है या नहीं है। मैंने भी कल ये कहा था कि हम देखेंगे वो किस तरह खेलते हैं, मगर सच तो ये है कि भारत के ना होने से सेमीफाइनल में आईसीसी को, ब्रॉडकास्टर्स को और जो लोग पैसा लगाते हैं उनको अरबों रुपए का नुकसान होगा, अरबों रुपए का। तो इसलिए थोड़ा सा जहन में ये आता है कि तिजोरियों के दरवाजे खोल दिए गए हों। सब समझ आ गई, सब समझा दिया। सिकंदर बख्त, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और इफ़ यू गाइज आर स्टिल वंडरिंग, कौन वंडर कर रहा होगा, अभी तो हमें सारा स्केड्यूल रटा हुआ है। तो नेक्स्ट पाकिस्तान का मैच है ऑन संडे स्कॉटलैंड के साथ। अच्छा जी, अब हम कोई और बात अहम मुल्की डेवलपमेंट्स, अहम मुल्की मीटिंग्स। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास 8 नवंबर को तलब कर लिया गया है। इजलास के लिए शहबाज शरीफ, शाह महमूद, बिलावल भुट्टो समेत दीगर अहम सियासी रहनुमाओं और वज़रा को दावत दी गई है। इजलास में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर फौजी क़यादत ब्रीफिंग देगी और वज़ीर आज़म इजलास में शरीक होंगे या नहीं, ये तो अभी सामने नहीं आया है। लेकिन मुस्लिम लीग नून ने पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बॉयकॉट का ऐलान। वैसे बॉयकॉट्स आर नेवर answer or solution for anything. You would think that they would know. सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का ये मौक़िफ़ रहा है कि उनकी पार्टी कौमी इशूज़ पर सियासत नहीं करेगी। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि हुक्मरान इजलास और मुशावरतें सिर्फ आटा चोर, चीनी चोर या अद्वियात चोरों को रिलीफ देने के लिए करना चाहते हैं। इससे पहले जुलाई में भी कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग हुई थी जिसमें नून लीग ने शिरकत की थी। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जारी तनाव कौमी इशूज़ पर असरअंदाज होगा तो दुनिया को अच्छा मैसेज सर्टनली नहीं जाएगा। अब ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इससे भी बात कर लेते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ के तर्जुमान
मोहम्मद जुबैर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जुबैर साहब, मुस्लिम लीग नून ने कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी इजलास के 8 नवंबर को होने वाले इजलास का बॉयकॉट कर दिया है। उन्होंने कहा है, ये सबसे पहला सवाल तो है कि बॉयकॉट क्यों किया है। जुलाई में जो इजलास हुआ था इसमें तो आप शरीक हो गए थे, अलबत्ता वजीर आज़म नहीं थे उस वक्त उस इजलास में। तो शहबाज शरीफ का वाज़े मौक़िफ़ रहा है कि हम कौमी इशूज़ पर सियासत नहीं करेंगे। तो अब अचानक ये क्या हुआ कि अगर कौमी इशूज़ पे सियासत नहीं करनी तो ये तो सियासत ही लग रही है बॉयकॉट। देखें, अभी हम सियासत तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहते कौमी इशूज़ पर, लेकिन उसका जो तरीक़ेकार है, एक तो हमें जो सबसे ज़्यादा कंसर्न है कि वज़ीर आज़म ख़ुद मौजूद होंगे या नहीं होंगे। वज़ीर आज़म क्यों नहीं मौजूद होते? अगर नेशनल सिक्योरिटी का मामला है तो उसको वज़ीर आज़म के आने से तक़वियत मिलेगी और उसकी सिंसेरिटी का पता चलेगा कि जो हुकूमत की तरफ से सबको बुलाया जा रहा है तो उसमें कितनी सीरियस है हुकूमत। अगर उन्होंने सिर्फ खाना पूरी करनी है और एक सिर्फ नाम के लिए कि जी नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई थी जिसमें अपोजिशन को बोर्ड लिया गया था, तो फिर तो जाहिर सी बात है उसका तो कोई मकसद नहीं होगा। वज़ीर आज़म को आना ज़रूरी है, वज़ीर आज़म को सिंसेरिटी दिखाना ज़रूरी है। वज़ीर आज़म हर एक से बात करने के लिए तैयार है। तहरीक लब्बैक से बात की है उन्होंने, हुकूमत ने TTP से भी बात करने के लिए तैयार है और वज़ीर आज़म ने कंफर्म भी किया है अपने एक से ज़्यादा इंटरव्यूज़ में फॉरेन जर्नलिस्ट को कि TTP से बातचीत चल रही है। लेकिन अगर बात नहीं करनी है तो अपोजिशन से नहीं करनी है। तो मेरा नहीं ख्याल है ये कोई एक सिंसियर एफर्ट है। अच्छा ठीक है, मोहम्मद जुबैर साहब आपका शुक्रिया फ़िलहाल, क्योंकि अभी हम तक खबर पहुंची है कि बॉयकॉट एक्चुअली उन्होंने फ़ैसला वापस ले लिया है and they're going to be a part of this meeting and कौमी सलामती की जो कमेटी है हम ये ट्राइंग मरियम औरंगज़ेब साहिबा को अगर हम टेलीफोन मिला लें तो हम ट्राई कर लेते हैं। शी इज़ जस्ट लाइक कन्फर्म्ड। ये तो बड़ी अच्छी बात होगी क्योंकि इस पर ज़रा एक सवाल भी हम मज़ीद सोच रहे थे, क्योंकि जुबैर साहब का से जब हमने अभी सवाल किया कि बॉयकॉट क्यों किया, ख़ास तौर पे जब कौमी इशूज़ पे कहा था कि नहीं करेंगे और ज़रूर बात होगी, तो फिर लगा इसीलिए चूँकि वज़ीर आज़म लास्ट वाले इजलास में नहीं थे तो लिहाजा हम इस वाले में नहीं होंगे, तो थोड़ा सा लग रहा था कि ये इशू चल रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि बाइकॉट का फैसला नहीं किया था और बाइकॉट बिल्कुल नहीं है एंड दे आर गोइंग टू बी दे वुड बी गोइंग टू द कौमी सलामती की जो कमेटी है इस अहम मामले पे जिसका इजलास 8 नवंबर को होना है। सो हम इस पे तफसील से बात करने की कोशिश भी करते हैं। सो वी विल कीप ट्राइंग टू स्पीक टू मरियम औरंगज़ेब और एनी सीनियर रहनुमा ऑफ PMLN टू फाइंड आउट कि अब क्या डिसीजंस ली गई हैं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मरियम साहबा, थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग टू अस कि आप लोग जाएंगे पार्लियामान की कौमी सलामती की जो इजलास हो रहा है कमेटी का 8 नवंबर को। मुस्लिम लीग नून का जो मौजूदा सूरत हाल है, पर्टिकुलरली अफगानिस्तान के मामलात और पाकिस्तान की जो पॉलिसी और अब तक जो किरदार रहा है, क्या मौक़िफ़ होगा आप लोगों का? आप लोगों ने क्या पॉइंटर्स निकाले हैं कि जनाब ये पॉइंट्स हम रखेंगे जब इस मीटिंग में डिस्कशन होगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम हुमा एंड अब्दुल्ला। उसमें सबसे जो आपकी पहला क्वेश्चन है और मैं देख रही थी आपका शो, तो आई वांटेड टू क्लैरिफाई कि किसी ने बाइकॉट कभी भी नहीं किया था। कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मुझसे नैब ऑर्डिनेंस के बारे में जो मुशावरत है, जो 3rd ऑर्डिनेंस आया उसका पूछा, तो मैंने कहा था कि हम किसी तरह भी किसी आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरों को NRO देने की मुशावरत में शामिल नहीं होंगे। तो उस पर उन्होंने मुझसे पूछा कि जो इजलास बुलाया जा रहा है कौमी सलामती का, तो मैंने उनको ये कहा था कि पार्टी जो मुशावरत करेगी जॉइंट अपोजिशन के साथ उसके अकॉर्डिंगली फैसला होगा। और हम लोग बिल्कुल कौमी सलामती की पहले भी हमने मीटिंग अटेंड की थी, क्योंकि ये मुस्लिम लीग नून है, एक मच्योर, एक रिस्पॉन्सिबल जमात है और वो बहुत बेहतर तरीके से समझती है कि कौमी सलामती के इशूज़ को कैसे एड्रेस किया जाता है। और इस मीटिंग में जो आपका दूसरा सवाल है उसमें जो पर्सपेक्टिव है वो प्रेसिडेंट मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में ये वक्त जाएगा उस सिक्योरिटी मीटिंग में मुस्लिम लीग नून का। और जाहिर है अब्दुल्ला कि जिस तरह पूरी दुनिया में फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी जो है वो उसका लैंडस्केप बदल रहा है इन टर्म्स ऑफ दीज न्यू इवेंट्स,
उसी तरह जो पाकिस्तान है उसको भी अपनी नेशनल सिक्योरिटी और जो फॉरेन पॉलिसी है उसको इसके अकॉर्डिंगली अलाइन करना जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो बिल्कुल शहबाज साहब वहाँ अपना मौक़िफ़ भी देंगे मुस्लिम लीग नून का, और जो अपोजिशन है वो उसके जो कंसर्न्स हैं या जो वो चाहते हैं पता करें वो तमाम चीज़ें बेहतरीन अच्छा, अब इस मौक़िफ़ देने में मरीम साहिबा आप लोग क्या अपना मौक़िफ़ तो देंगे, लेकिन क्या जॉइंट अपोजिशन भी का भी एक मौक़िफ़ होगा? बिलावल साहब को भी मदऊ किया गया है, शहबाज साहब भी जाएंगे, तो वो देयर बी अ कन्वर्सेशन और डिस्कशन विद पीपी? जी जी अब्दुल्ला, इफ यू रिमेंबर वन एपिसोड एंड वन नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग की जो ब्रीफिंग है वो ऑलरेडी अफगानिस्तान पे, अगर आपको याद हो, कुछ महीने पहले हुई थी। ये उसी की दूसरी किस्त है जो फर्दर होगी, और अब जो इश्यूज हैं रिसेंट उसके अकॉर्डिंगली ये होगी, और बिल्कुल जॉइंट ऑपोजिशन वहाँ प्रेजेंट होगी और अपना मौक़िफ़ भी देगी, अपने जो उनके सवालात हैं वो भी करेंगे, और जैसे मैंने पहले कहा कि क्या नई एडजस्टमेंट्स होनी है हमारी नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी में, उसको भी डिस्कस करेंगे। अच्छा मरियम, आप हमारे साथ हैं तो एक सवाल हम जरा, ये कल जो रिलीफ पैकेज जो वज़ीर आज़म ने अनाउंस किया उसके हवाले से भी आपका ओपिनियन चाहते हैं कि आप क्या सोच रही हैं? वज़ीर आज़म ने 120 अरब के बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान किया, तो आप लोगों की जो महंगाई पर शिकायत है वो दूर होती आपको नज़र आ रही है या हो गई? हुमा, एक तो आप अच्छी बहुत लग रही हैं, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू। थैंक यू। द अदर थिंग इज कि आपने जो रिलीफ पैकेज की बात की है उस रिलीफ पैकेज पे में हम अपना डिटेल मौक़िफ़ कल दे चुके हैं कि ये तकलीफ पैकेज है, और वो मैं क्यों कह रही हूँ कि आप अगर तकरीर ही सुने इमरान साहब की तो उन्होंने 3-4 बड़ी चीज़ें कही हैं कि पेट्रोल मज़ीद महंगा होगा, गन्ना कपास मज़ीद महंगी होगी, और जब पेट्रोल महंगा होता है तो उसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं वो कैसे पड़ती हैं। और मैं छोटी सी एग्जांपल दूं कि 120 बिलियन का ये रिलीफ पैकेज है जो कि 13 करोड़ लोगों के लिए इन्होंने दिया है, जो टारगेटेड प्रोग्राम है, और 6 मंथ्स में रिलीफ पर पर्सन जो बनता है वो ₹923 बनेगा, और पर पर्सन पर मंथ ₹154 बनेगा। तो इससे क्या रिलीफ मिलना है? मतलब जो चीनी आप प्राइस देखें इस वक्त 53 रुपए से 130 रुपए किलो है, और गैस बिजली का जो सबसे बड़ा मसला है कि एक तो महंगी हो गई, 11 से 24 रुपए यूनिट हो गई है, और वो मिलेगी भी नहीं। वो खुद कह रहे हैं कि गैस की किल्लत भी होगी, गैस महंगी भी होगी, बिजली महंगी भी होगी, बिजली कम भी होगी, और इसके लिए आवाम को तैयार होना चाहिए। और क्या आप मुझे ये बताएं कि 2018 में तो इस रिलीफ पैकेज की जरूरत नहीं थी, मुल्क में कारखाने थे, सीपेक था, डेवलपमेंट थी, 5.8 के ऊपर तरक्की थी। आज 3 साल के बाद कौन सी हुकूमत है जो 3 साल के बाद रिलीफ पैकेज देती है? और अगर देती भी है तो रिलीफ पैकेज तो वही शख्स दे रहा है जिसने 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख घर का दिया था, IMF नहीं जाऊंगा का दिया था। तो पहले वो जो खिताब थे, वो जो प्रोमिसेस थे, उनका तो बताएं कि वो क्या हुआ। और फिर आज आप चीनी को करें ना रिलीफ पैकेज में, आप जो 13 करोड़ लोगों को दे रहे हैं इस वक्त। हुमा, सबसे ज्यादा जो आपकी इकोनॉमिक सर्वेज आ रहे हैं, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट, इनका अपना डेटा आ रहा है, उसमें मिडिल क्लास पिस रही है। लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट तो जो पुअरेस्ट तो हो ही रहे हैं, लेकिन मिडिल क्लास का इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आज जो आम मोटर बाइक है 64,000 रुपीज की, वो 2018 में थी हुमा, आज 95,000 रुपीज पर पहुंच गई है। लेकिन बेसिक जो मिडिल क्लास है उसके लिए क्या टारगेट प्रोग्राम है? और ये टारगेट प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने का इनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है, ये सिर्फ आई वॉश था और कॉस्मेटिक्स। बहुत शुक्रिया मरियम औरंगजेब फॉर योर ओपिनियन, और बड़ा तफसीली आपने हमें बता दिया कि व्हाई यू थिंक। हर ओपिनियन आपको पता है मरीम साहिबा की होती है, उन्होंने रिलीफ को तकलीफ पैकेज करार दे दिया है। और वैसे मिडिल क्लास वाली बात तो हम पहले भी फरहान बुखारी साहब से भी कर चुके हैं कि ये उन लोगों की बात की जा रही है जो खत गुरबत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं या बहुत गरीब हैं। वो तनख्वाह पेशा तबका जो कि मिडिल क्लास है अभी रह गया है, जरा जाना शुरू हो गया, और उसका एक खदशा भी है कि टैक्सेस के भी शिकंजे में हैं, वो बिजली के बढ़ते हुए रेट्स का भी बोझ बर्दाश्त कर रहा है, वो दूध नहीं अपने बच्चों का अफोर्ड कर पाता, और बहुत सी और भी चीज़ें भी। हमने आपको एक बड़ी इंस्पायरिंग यंग लेडी से मुलाकात करवानी है। वैसे तो माशाल्लाह हम अक्सर स्पोर्ट्स वगैरह की बात कर रहे होते हैं कि बहुत हमारी लड़कियां जो हैं बच्चियां स्पोर्ट्स वगैरह में भी जा रही हैं, बट एक्चुअली यंग गर्ल्स आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन रीडिंग एंड राइटिंग, तो लिहाजा बड़ी किताबें भी लिख रही हैं, पोइट्री भी लिख रही हैं। खेलों के मुकाबलों में पाकिस्तानी नौजवानों के मुनफरिद रिकॉर्ड जो है वो तो हम सारों को पता है, लेकिन अदबी मैदान में जिसको कहा जाता है पाकिस्तानी नौजवान किसी से कम नहीं है। और आपको बताएंगे कि 16 साला शी इज़ अ राइटर, अबिया आसिफ इनका नाम है। उन्होंने अंग्रेज़ी में अपनी पहली किताब लिखी है जो कि 15 नवंबर को पब्लिश होगी, और शैटर्ड एम्पायर
इसका नाम है किताब का, और अबिया की किताब जो है वो अमेज़ॉन पर भी मौजूद होगी। अबिया इस बारे में है किताब। अबिया, सबसे पहले तो भैया सुपर इम्प्रेस्ड, यू माशाल्लाह जस्ट 16 और आपने किताब ही लिख डाली है। लोग इस उम्र में अपने कोर्स की किताबें पूरी तरह नहीं पढ़ पा रहे होते हैं, लेकिन सर्टनली यू आर एन एक्सेप्शन। बताइएगा शौक़ कैसे आया, ख़याल कैसे आया, और ये किताब किस बारे में है? थैंक यू सो मच। शौक़ बचपन से, शौक़ इज़ बचपन से मैं पढ़ती थी, लाइक आई लव्ड रीडिंग नॉवेल्स एंड बचपन से आई यूज्ड टू राइट, बट इट वाज जस्ट स्कूल के अंदर लाइक क्रिएटिव राइटिंग एंड स्टोरीज, एंड देन आई ग्रू अप। तो इनिशियली मुझे नॉवेल लिखना था एंड मैं शॉर्ट स्टोरीज लिखती थी, बट इट नेवर मटीरियलाइज्ड प्रॉपरली, और फिर कोविड हिट एंड देन आई रियलाइज्ड कि नहीं, अभी शॉर्ट स्टोरीज कर रही हैं, सो कुछ और ट्राई करते हैं, माई पोइट्री शायद वर्कआउट, एंड इट डिड, बट इट केम विच इज़ वेयर्ड बिकॉज मैं पोइट्री पढ़ती नहीं थी, मुझे किताबों का ज़्यादा शौक था, पोइट्री वॉज नॉट समथिंग आई वॉज रियली इंटरेस्टेड इन, बट इट केम मोर नेचुरली, एंड अब किताब मेरी आ रही है, इट्स अ पोइट्री वर्क, विच इज़ मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग है। अच्छा जी, ये तो ज़बरदस्त, और भी ज़्यादा ज़बरदस्त बात भी होगी और भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होगी, बिकॉज पोइट्री भी एक बड़ा आर्ट फॉर्म है, और उसमें आपको ऑब्वियसली उसके कुछ रूल्स हैं जिनके मुताबिक आप लिख रहे हैं और अपना मैसेज भी अक्रॉस कर रहे हैं। शैटर्ड एम्पायर, फॉर द व्यूअर्स हु आर वाचिंग अस, मतलब वो इम्प्रेस तो इस बात से हो ही गए हैं कि 16 साल की लड़की अंग्रेज़ी में पोइट्री कर रही है, लेकिन व्हाट एग्जैक्टली टचेस योर हार्ट जो कि आपने लिखा? टचेस माई हार्ट, I really wanted to, I drew from my life, right? Because it was a time के जब schools off थे and सब अपने घरों में थे and everyone was with their thoughts and stuff, and I had my diaries और मैं बैठी थी, and it was just pressure on so many different fronts, हर किसी के दिमाग पे सबके अपने वो थे, and initially I started writing for myself because मुझे अपने आप, you know, because this was मेरा तरीका for decompression, like I used to write. एंड देन फिर वो बढ़ता गया एंड आई स्टार्टेड लाइक डिफरेंट स्टोरीज थी, एंड आई यूज्ड टू इमेजिन कि नहीं, यू नो, मेरी फ्रेंड्स की, पीपल अराउंड मी, एंड देन यूज्ड टू हियर इतनी सारी स्टोरीज कोविड की वजह से, एंड देन पाकिस्तान में क्या क्या हो रहा था, एंड देन इट grew from just being about myself. अच्छा, हुमा अभी रूल्स की बात करनी थी अभी, तो आपने सर्टनली पोइट्री की किताब पढ़ी, फिर किसी से इसकी तस्सीह कराई या किसी को दिखाई, तो क्या रिएक्शन था जो भी प्रोफेशनल है मौजूद उनका? और we would like you to recite something from your book as well for us. Oh, the reaction was really good. People thought that it's a bit dark, but they really liked it. The initial reaction was really good. ज़बरदस्त। तो कुछ आप कुछ सुनाएंगी हमें? जी, there is this poem, it's my favorite actually. It's called Gone and Forgotten. Gone and Forgotten. जी. There was a perpetual vagueness inside his eyes, emotions cocooned somewhere inside. He used to look in people's hearts, though their eyes would have been a better start. He doesn't fear love or being loved back, but a soul once shattered cannot be bought back. His heart was once full, a humble abode, where love resided and rose to its full galore. But now his eyes have lost their light, his heart bled to the last drop that night. And now he's a tenant in his own body, who looks in people's eyes to find where he lost himself that night. Beautiful and very deep, and we are wondering how does a 16-year-old get those emotions to write that, but I'm sure इंशाल्लाह जब आप आगे अप्लाई करेंगी कॉलेज वगैरह के लिए तो ये आपकी किताब आपको बड़ा मदद करेगी। क्या प्लान्स हैं, करना क्या चाहती हैं, क्या यही आप परसू करना चाहती हैं, क्रिएटिव राइटिंग करना चाहती हैं, व्हाट डू यू वांट टू डू? नहीं, यही आगे लिटरेचर मेजर डेफिनेटली। Chale, wonderful. Good luck for that, Abiya. Good luck for that. Thank you so much. I really like the tenant in his own body. हाँ, ये ज़बरदस्त जी। ओके जी, अबिया आसिफ की किताब जो है वो पब्लिश हो रही है, and you will soon be able to find it on Amazon as well, और नाम है Shattered Empire. It's an ebook. ये हम आपको दिखा भी रहे हैं ताकि आपको पता हो एग्जैक्टली क्या क्या है। खैर प्रिंट होने वाली है। खैर ये अमेज़ॉन की चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे, मुझे बताइएगा वैसे। नहीं तो अमेज़ॉन का पूरी डील नहीं साइन हुई थी कुछ महीने पहले? नहीं तो अब मिलना शुरू हो गई ये चीज़ें अभी तो अब अपेरेंटली बाय द वे बहुत बड़े वेयर हाउसेस भी बन रहे हैं। भाई इनकी अम्मी ने देखे? या माय मॉम सॉ वन इन। तो आप हमें प्लीज़ लिख के बताइएगा कि अमेज़ॉन से इफ़ वी ऑर्डर एनीथिंग तो क्या हमें डिलीवर हो रही है वो पाकिस्तान में इस तरह से अपने घर पे वो चीज़, क्योंकि फिर तो बेस्ट ही हो जाएगा। अभी नहीं हुआ वो सिस्टम स्टार्ट, अभी मेरा ख्याल है इन द प्रोसेस। अब अबिया की बुक भी अमेज़न पे आने का पूछ रहा था आप लोगों से। अच्छा चलिए, ये वो बात निकल आई हमारी गप्पों में कि ये इसके बारे में हम पता करेंगे और आपको बताएंगे कि एक्चुअली वो बात कहाँ तक पहुँची। नेक्स्ट
नेक्स्ट हमने आपको ये बताना है कि पेशावर में, वो जिस बात की हम बात कर रहे थे शुरू में, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से गदागरी पर पाबंदी लगाई जा चुकी है। ज़िला इंतज़ामिया ने अब बेकारियों के मुनज़्ज़म गिरोहों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला भी किया है। मुनज़्ज़म गिरोहों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला होना चाहिए। खैर ये सारे मुनज़्ज़म गिरोह के तहत ही ज़्यादातर लोग काम करते हैं। स्पेशल ब्रांच ने पेशावर में 17 मकामात की निशानदही करते हुए 1356 पेशावर बेकारियों का सुराग लगाया है। 14 बेकारियों और 3 ठेकेदारों को भी गिरफ्तार, एज इन इनके पूरे ठेके चलते हैं। हाँ। और शहर की आम शाहराहों समेत BRT स्टेशन और कैंट एरिया में बच्चे, उम्र रसीद अफराद और ख़वातीन हमें भीख मांगते हुए नजर आ रहे हैं और इसकी डिटेल भी है हमारे पास। बिल्कुल जी, डिटेल हमें बता रहे हैं हमारे नुमाइंदा रिजवान यूसुफजई। ओवर टू यू जी। पेशावर में बढ़ते हुए गदागरों के पेश नज़र ज़िले इंतज़ामिया ने दफ़ा 144 के तहत पाबंदी आयद कर रखी है, जिसके तहत जितने भी जो गदागर हैं शहर में, उन्हें अगर कहीं पर देखा गया भीख मांगते हुए तो उन्हें वहाँ से उठा लिया जाएगा और उठाकर जो है वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के हवाले किया जाएगा। अगर हम शहर में बात करें तो तमाम तर तजारती मराकज़ जो हैं जहाँ पर आवाम का आमदोरफ्त ज़्यादा रहता है, वहाँ पर जो है वो गदागरों की तादाद काफ़ी ज़्यादा हमें नज़र आती है। इसमें ज़्यादातर तादाद जो है वो छोटे बच्चों की है, ख़वातीन की है और बूढ़ों की है, जो शहरियों से पैसे मांगते हुए नज़र आते हैं। इसी तरह से अगर हम शहर की जो ख़ास शराएँ हैं उनकी बात करें, जैसे कैंट एरिया, सदर एरिया जो है, इसी तरह से पेशावर क्लब रोड जो है, वहाँ पर गदागरों की खासी बड़ी तादाद जो है हमें नज़र आती है, जो लोगों को ब्लैकमेल भी करते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, लोगों की गाड़ियों पर पानी फेंक कर और फिर उनसे पैसों का मुतालबा करते हैं। इसी तरह से BRT के जितने भी स्टेशन हैं, उन स्टेशन के दाखिली और खारजी रास्तों के ऊपर भी गदागरों की काफ़ी बड़ी तादाद जो है वो जमा रहती है, जिसके अंदर जो ज़्यादातर तादाद है वो ख़वातीन और बच्चों की है। जबकि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से आयद करदा जो पाबंदी है उस पर कोई खासा अमल दरामद होता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा। अभी भी बच्चे जो हैं वो भीख मांग रहे हैं और इसी तरह से औरतें भी हमें शहर समेत BRT स्टेशन के बाहर भीख मांगती नज़र आ रही हैं। जी, कितना ऑर्गेनाइज्ड है ये सब कुछ, बिकॉज कितने लोग हैं जिन्होंने देखा हुआ है कि कुछ बेगर्स जो बहुत बुरी हालात में होते हैं, मैं बच्चों की शायद बात नहीं कर रही, उनको बड़ी बड़ी गाड़ियां ड्रॉप करके जाती हैं उनके बेगिंग पॉइंट्स पे और फिर पिक भी करती हैं। मतलब ये तो हमने अपनी आंखों से देखा हुआ है। माफिया तो सर्टनली है, लेकिन इस माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए उन लोगों को जिनको जो वाकई अपने हालात की वजह से मजबूर होकर सड़कों पर भीख मांग रहे हैं, वो पे डिफरेंस बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप यू कैन नॉट डिसाइफर कि कौन जेन्युइन है कौन नहीं है। और गुड मॉर्निंग, एक जल्दी से हम तस्वीर दिखाना चाहते हैं क्यूट बेबी की। हाँ, क्यूट बेबी की, क्यूट बेबी अलर्ट, क्यूट बेबी अलर्ट, माशाल्लाह अडोरेबल बेबी। और सभी ने, बिलावल साहब ने, बख्तावर साहिबा ने और आसिफा साहिबा ने, सब ने तस्वीर लगाई ऑफ द न्यू बेबी। So this is बख्तावर्स न्यू बेबी, जो कि पिछले महीने हुआ था और बख्तावर ने शेयर भी की थी ये न्यूज़, लेकिन बेबी की तस्वीर उस वक्त शेयर नहीं की थी और अब वो तस्वीर जो है वो उन्होंने ट्वीट की है एंड ही सच अ क्यूट। इस पर बिलावल भुट्टो ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि जी बीबी का बेनज़ीर का नवासा। So this is बेनज़ीर भुट्टो मोहतरमा का नवासा। The baby is cute। वैसे मुझे लग रहा है अब्बा भी है, हाँ ऐसा लग रहा है। हाँ मुझे लग रहा है वैसे इनके अब्बू अम्मी भी मिलते हैं आपस में। हाँ मतलब बहुत ही अच्छे। वैसे हम क्यों ऐसे करते हैं कि अभी बच्चा पैदा हुआ होता है हम शक्लें मिलाना शुरू कर देते हैं। पहला काम ही होता है, पहला काम ही होता है, किससे मिलता है क्योंकि और फिर माशाल्लाह ये बात 5 साल चलती रहती है, एटलीस्ट 2 साल तो चलती है, क्योंकि बच्चा शक्ल बदलता रहता है। तो जब तक वो पूरे खानदान को खुश नहीं कर देता ना तो ये बात अच्छा। अब हर हफ्ते एक नया कैरेक्टर आता है फैमिली के। आजकल मेरी जो नई वाली बेटी है ना, वो अपनी बीच वाली पुप्पो से मिल रही है। अच्छा, ये नई वाली बेटी तो इस तरह कहा है जैसे एक पुरानी बेटी भी है। भाई बेटा है इनका एक और अभी एक माशाल्लाह पिछले महीने पैदा हुई है ना, इसलिए द न्यू वन। सो आज द न्यू बेबी, आजकल अम्मी को लग रहा है कि वो बीच एज इन शी इज रिजेंबलिंग माय सिस्टर। सो इससे पहले कोई और था, उससे पहले कोई और था। द चाइल्ड ऑलरेडी कि वो सारी फुफ्फुओं को खुश कर देगी, सारे अपनी खालाओं को भी खुश कर देगी और फिर माशाल्लाह अपनी एक वो शक्ल ले लेगी। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे और हम नूर मुकद्दम केस की बात करेंगे। मरकजी मुलजिम कातिल ताहिर जाफर ने अदालत में अपना असल रूप दिखाया है और अदालत में शोर शराबा मचाता रहा, बार बार नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, मुलजिम को बाहर निकाल दिया। कल ये वीडियो देखें, पहले सुना सकते हैं हम? नहीं, इसमें भी वो शोर शराबा गोलगप्पा कर रहा है, गालियां, बहुत बैड लैंग्वेज, इतनी ज्यादा कि उसको निकालना ही पड़ा। अच्छा, अरफा फिरोज हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे जरा बात करते हैं। अरफा, सबसे पहले तो बताइए ये केस किस स्टेज पर है इस वक्त, एज इन स्टेज क्या है इसकी, कितना वक्त लगेगा फैसला आने में, और दूसरा कल का जो इंसिडेंट हुआ फिर उसकी बात करते हैं हम आपसे।
जी बिल्कुल अब्दुल्ला, नूर मुकद्दम कत्ल केस जो है वो बाकायदगी से जो है वो उसकी समातें हो रही हैं और ट्रायल अब जो है वो उसका चल रहा है और समातें उसकी हो रही हैं। गवाहों के जो है बयानात रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, जरा भी जो है वो उसमें हो रही है। जो मुलजिमों के वकील हैं वो जरा कर रहे हैं ठीक तरह से। कल जो है एक इंसिडेंट हुआ था और ये इंसिडेंट जो है वो इसकी कड़ी जो है वो पिछले जो समातों में थी ना वो उसके साथ लिंक हो रही थी। गवाहों से जो है वो जरा की जा रही थी, तो उसके साथ ही जो है वो मरकज़ी मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र को जो है वो कमरा अदालत में लाया गया था। और पहले भी जो है वो ज़ाहिर जाफ़र जब भी अदालत में आता था तो थोड़ा बहुत जो बोलता था, अंग्रेज़ी में बात करता था, उर्दू में बात नहीं करता था। कल जो है वो हद ही हो गई थी। कल जैसे ही वो अदालत में आया अंदर कमरे के अंदर तो नाज़ेबा अल्फाज जो है वो अंग्रेज़ी में कहना शुरू हो गया और बार बार उसने कहा। जज ने जो है वो रोकने की भी कोशिश की, कहा भी पुलिस को, पुलिस ने भी जो है वो कोने में उसे कमरे के कर दिया कि शायद वो ना बोले। थोड़ी देर वो चुप भी हुआ, लेकिन फिर जो है उसने नाज़ेबा जो है वो अल्फाज अंग्रेज़ी में जो है वो उसने कहना शुरू कर दिए। कुछ अगर मैं सेंसर करके आपको कुछ बता सकूँ तो उसमें वो ये कह रहा था कि मौका दे रहा हूँ, फांसी पर लटका दिया जाए, केस को लटका रहे हैं, अदालत के पास जो इख्तियारात नहीं है, ज़िंदगी में इतने नाअहल अफराद मैंने जो है वो नहीं देखे, केस में जो है वो सब कुछ दाव पे लगा दिया है, मुझे यरगमाल बनाया जा रहा है और मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला आया तो रियासत को जो है उसने जो है इस पे टारगेट किया था। तो ये जो है कुछ सेंसर करके अल्फाज आपको मैं अच्छा अरफा ये भी ज़रूर बताइएगा कि कहा यह जा रहा है, जो रिपोर्ट्स ऑब्वियसली हमने देखी हैं कि थोड़ा सा उसको मेंटली अनस्टेबल करार देने की भी एक कोशिश की जा रही है, क्योंकि साजिश आप कह लें या जो भी कहें, क्योंकि असमत आदम जी जो इनकी मदर हैं उनका भी ये कुछ इसी तरह तासुर था कि ये मेंटली स्टेबल नहीं है। और फिर कुछ इस किस्म की भी बातें भी थी कि वो कमरे में आते ही किसी और शख्स का नाम चीखना स्टार्ट हो गया, कोई हमजा हमजा नाम चीखना स्टार्ट हो गया। कोई ड्रामा कर रहा है कोई ड्रामा, आपको ऐसा लग रहा है कि देयर इज सम ड्रामा इन द मेकिंग? बिल्कुल, जो एक तो उनके वालिदैन के बयानात तो वो तो चलें अलग है, लेकिन उसके अपने एक्ट्स हैं वो भी यही बता रहे हैं कि वो कुछ ड्रामा करने की कर रहे हैं, अपने आप को अनस्टेबल मेंटली जो है वो डिक्लेयर करने की कर रहे हैं। जैसे ही उसको जो है जज साहब ने कहा था कि भाई इसको बाहर ले जाएं, इससे पहले कुछ ड्रामा वगैरह हो, तो जब बाहर पुलिस उसको लेकर गई तो वो बिल्कुल ही उसने हाथापाई शुरू कर दी थी पुलिस के साथ और 4 बंदे भी जो है उससे संभाल नहीं पा रहे थे। तो फिर ज़्यादा पुलिस फिर आई, एक बंदे का जो उसने गिरबान भी पकड़ लिया था वहाँ पुलिस अफसर का, और अपने आप को जो है वो एक मेंटली अपसेट जो कहते हैं ना उस तरह अपने आप को जो है वो डिक्लेयर करने कर रहा था। और उस पर जो है वो जिस पुलिस अफसर का उसने गिरबान पकड़ा था, उसी पुलिस अफसर ने जो है उसके खिलाफ FIR भी जो है वो कल रात को ही जो है वो कटवाई है और उसमें यही लिखा है कि ये बंदा जो है एक तो गालम गलोच वो कर रहा है, जो अदालत की जो है वो तौहीन कर रहा है और फिर साथ साथ जो है वो अपने आप को जो है वो मेंटली जो है वो अपसेट और डिक्लेयर करने की जो है ना। अच्छा अरफा, वैसे डिफेंस जो ट्रायल चल रहा है, मैं ये सोच रहा हूँ कि इतना ओपन एंड शट केस है, कितने हफ्तों कितने महीनों में इसका फैसला मुतवक्के है, सब हक़ाइक़ सबके सामने हैं। अगर ये ज़ाहिर जाफ़र के वकील इसका दिफा करने की कोशिश कर रहे हैं तो किस बुनियाद पे इसका दिफा करने की कोशिश? हालांकि वो खुद अपने आप को कह रहा है कि भाई मुझे फांसी पे डाल, मतलब वो तो एडमिट कर चुका है मैंने किया है, अब मुझे लटकाओ। काइंडली रिपीट कीजिएगा। मैं कह रहा हूँ कि केस चल रहा है, ट्रायल स्टेज में है, जो ज़ाहिर जाफ़र के वकीला इसका दिफा करने की कोशिश कर रहे हैं, किस बुनियाद पे इसका दिफा करने की कोशिश की जा रही है? इतना ओपन एंड शट केस है, कब तक हम फैसला एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस नौयत के केस का? देखें, एक हाई प्रोफाइल केस है और इसमें जाहिर सी बात है जो मुलजिम है, जो मुलजिमान है, जो उनके वालिद है ज़ाहिर जाफ़र के, ज़ाकिर जाफ़र जो है उसके भी जो है वो वकील आते हैं और जरा वो करते हैं। और जो जरा से हमें यही एक अंदाज़ा हो रहा था कि वो ट्रायल को जो है वो खींचना चाह रहे हैं और हाई प्रोफाइल केस है, जाहिर सी बात है मौका जो है वो मुद्दई को भी मिलेगा और जो मुलजिमान के वकील हैं उनको भी मुकम्मल मौका जो है वो जज दे रहे हैं। तो ये हम नहीं बता सकते कि कब तक जो है वो केस जो है समेटा जाएगा, लेकिन जो ट्रायल है वो बाकायदगी से हो रहा है और गवाहों को भी जो वो बुलाया मैं चाह रहा हूँ कि आप ये बता सकते हैं हमें कि जो मुल्ज़िमान के वकील हैं वो क्या आर्ग्यूमेंट पेश करते हैं? अगर वो कहते हैं कि इसको छोड़ दो, या वो क्या आर्ग्यूमेंट है उनका जिसकी बेसिस पे वो कोई आगे अपना केस बिल्ड कर रहे हैं? जो मुल्ज़िम है ना उसके हवाले से वो बात जो है वो करते ही नहीं है, लेकिन जो गवाह आते हैं उनसे वो इस तरह की बात करते हैं जैसे कि किस टाइम जो है वो आपने इस पे जो है वो आपका वाक़ई में जो है वो किस टाइम आप टाइम जो है वो पूछ लेंगे, कुछ इस तरह की बातें करते हैं जिससे एक तासुर आता है कि वो जो है केस को लटका रहे हैं। मुल्ज़िम को जो है वो डिफेंड इस तरह से उन्होंने कोई इस तरह किया नहीं जो है ना रिमार्क्स जो वो देते हैं, लेकिन जो गवाहों से वो बात करते हैं तो उससे यही लगता है कि वो किसी तरह जो है वो केस को आगे समाचार है कि आगे से आगे जो है वो केस बढ़े। ठीक,
बहुत शुक्रिया आपका अल्फा फिरोज, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, फॉर टॉकिंग टू अस। बड़ी अजीबोगरीब, क्योंकि कल जब हमने ये खबरें सुनी हैं कि ख़ासतौर पे मतलब आप उस शख्स को देखें जो कि 4 पुलिस ऑफिसर उसको संभाल नहीं पा रहे, तो उस दिन का सोचें कि जब कत्ल हुआ था नूर का तो क्या सिचुएशन होगी। मतलब वो तो बड़े क्लेवरली दिखा भी रहा है कि दिस इज़ व्हाट आई एम केपेबल ऑफ, और अब आपको पता ही है कि वहाँ क्या हुआ होगा। अजीब व गरीब किस्म की ये अच्छा जी, मैच बता दें, पहला मैच 2 मैचेस होंगे, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के दरमियान खेला जाएगा, और दूसरा मैच है दिफाई चैंपियंस वेस्ट इंडीज़ और श्रीलंका के माबैन। सो वो हम आपको अपडेट करेंगे टुमारो। सी यू टुमारो। सी यू, बाय।